हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं पिछले कुछ समय से हम लगातार आपके लिए एग्जामिनेशंस को ध्यान में रख करके वीडियो ला रहे हैं। तो इसी क्रम में आज हमारे पास सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी फर्स्ट, कोर्स कोड बीपी 4040, जो कि हमारे बी फॉर्म फोर्थ सेमेस्टर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए होगा। और इस वीडियो में हम लोग AKTU यानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रीवियस 5 ईयर्स में पूछे गए सभी फार्माकोलॉजी फर्स्ट के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि उनको किस प्रकार से आपको आंसर करना है। इस वीडियो को देखने से आपको काफी सारा फायदा मिल सकता है, जैसे कि पहला कि आपको ये समझ में आएगा किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं उनका आंसर कैसे करना है, और अगर एक्सप्लेनेशन को और आंसर को हम देख रहे हैं तो ये भी समझ सकते हैं कि उससे रिलेटेड अगर कोई और प्रश्न बन सकता है तो उसका आंसर हम किस प्रकार से करेंगे। साथ ही साथ वो भी प्रश्न हमें समझ में आएंगे जो कि इंपॉर्टेंट है और रिपीट होने की जिनकी संभावना है, या जो प्रश्न रिपीट हो रहे हैं उनके बारे में भी आपको पता चलेगा। इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस मैं रख रहा हूं वो सभी प्रीवियस ईयर्स के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं, यानी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। एग्जाम में जाने से पहले इन सभी को हमें जरूर हल कर लेना चाहिए। एक बात और कह दूं कि ये वीडियो जो है वो आपके फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशंस में तो मदद करेगा ही करेगा, साथ ही साथ आगे चल करके अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ये मदद करेगा। अदर देन AKTU के जो बच्चे हैं हमारे, उनके लिए भी ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन सभी जगहों पे लगभग सेम पूछे जाते हैं, तो ये प्रश्न आपके यहाँ भी इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो आपके लिए भी ये वीडियो है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले बता दूं कि मैं हूं डॉक्टर प्रजनन शुक्ला और आपका ये जो वीडियो है इसमें हम 5 साल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो जो सबसे पहला पेपर हम ले रहे हैं वो है 2018-19 का पेपर, और इसमें जो सबसे पहला प्रश्न था वो था डिफाइन क्रॉस टॉलरेंस विद एग्जांपल। आगे आप देखेंगे टॉलरेंस पर कई बार प्रश्न पूछा गया, और ड्रग टॉलरेंस क्या होती है सिंपल शब्दों में अगर हम कहें तो हम समझ सकते हैं कि अगर किसी पेशेंट को कोई ड्रग थोड़े ज्यादा समय तक के लिए दिया जाता है तो जो पर्टिकुलर रिस्पॉन्स उस ड्रग से बॉडी को मिलना चाहिए वो बॉडी उसके प्रति वो रिस्पॉन्स नहीं शो करती, यानी कि वो टॉलरेट होना शुरू कर जाती है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रग टॉलरेंस के नाम से जानते हैं। अब क्रॉस टॉलरेंस जैसा कि नाम से पता चल रहा है, अगर किसी पर्टिकुलर क्लास की किसी मेडिसिन के प्रति किसी व्यक्ति में टॉलरेंस हो चुकी है तो उसी क्लास की फर्दर ड्रग्स में भी वो टॉलरेंस आपको देखने को मिल सकती है। यानी कह सकते हैं अगर एक ड्रग है जिसका सिमिलर इफेक्ट या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है तो ठीक उसी तरीके की दूसरी जो ड्रग होगी उसके प्रति भी पेशेंट को टॉलरेंस देखने को मिल सकती है। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं जैसे बेंजोडाइजापिन की जो क्लास की ड्रग्स हैं जैसे एल्प्राजोलाम, अगर ये किसी व्यक्ति के अंदर इसके प्रति टॉलरेंस दिख रही है तो अदर जो बेंजोडाइजापिन की ड्रग्स हैं जैसे डाइजापाम उसके प्रति भी उसके अंदर टॉलरेंस देखने को मिल सकती है। इसी को हम क्रॉस टॉलरेंस बोलते हैं, जबकि उस व्यक्ति ने डाइजापाम इसके पहले नहीं लिया था उसके बावजूद भी टॉलरेंस देखने को मिल रही है, और इस तरीके की टॉलरेंस को ही हम लोग क्रॉस टॉलरेंस के नाम से जानते हैं। Next question is, what is the effect of acidification of urine on excretion of acidic and basic drugs? जो ड्रग्स होती हैं वो एसिडिक या बेसिक हैं, और यूरिन का जो pH है वो उसको बहुत इफेक्ट करता है कि उसका एक्सक्रीशन किस प्रकार से होगा, बढ़ेगा या घटेगा। इसका कारण ये है कि जो ड्रग का आयनाइजेशन होता है वो जो एबिलिटी है ड्रग के रीअब्जॉर्प्शन होने की बाय द किडनी वो इफेक्ट हो जाती है बाय द यूरिन pH। अब अगर इसको आप सिंपल शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि जो यूरिन का एसिडिफिकेशन है वो बेसिक ड्रग्स के एक्सक्रीशन को तो इंक्रीज कर देता है, जबकि एसिडिक ड्रग के एक्सक्रीशन को वो डिक्रीज करने का काम करता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन होने के लिए किसी ड्रग का आयनाइजेशन स्टेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये जो आयनाइजेशन स्टेट जो एबिलिटी है जो इन्फ्लुएंस करती है रीअब्जॉर्प्शन बाय द किडनी को, उसको यूरिन का pH इफेक्ट करता है। पर्टिकुलरली अगर बात करें तो जो यूरिन अगर एसिडिक है तो जो एसिडिक ड्रग्स हैं लाइक एस्प्रिन है, आपका एसिक्लोफिनैक है, ETC, उन सभी में लेस आयनाइजेशन होगा, यानी कि इनकी लिपिड सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, और उनका जो ब्लड स्ट्रीम में रीअब्जॉर्प्शन है बाय द किडनी ट्यूब्यूल्स वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसका एक्सक्रीशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा। जबकि जस्ट अपोजिट इफेक्ट आपको शो करने का जबकि बेसिक ड्रग्स हों एसिडिक यूरिन के केस में, जैसे कि एम्फेटामिन। अब ऐसे केस में इनका आयनाइजेशन ज्यादा होता है बेसिक ड्रग्स का, वाटर सोल्युबिलिटी इनकी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उनका रीअब्जॉर्प्शन जो होता है वो प्रिवेंट होता है बाय द किडनी ट्यूब्यूल्स, और उनका एक्सक्रीशन यूरिन में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो याद रखिएगा बेसिक ड्रग्स अगर हैं और एसिडिक यूरिन है तो उनका एक्सक्रीशन बढ़ेगा, जबकि एसिडिक ड्रग का क्या होगा, कम होगा। इसी का वाइस वर्सा कर लीजिएगा, जब बेसिक यूरिन होगी तो जस्ट इसका अपोजिट इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। उस पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑन डोज रिस्पॉन्स कर्व फॉर एन एगोनिस्ट। देखिए क्या डोज रिस्पॉन्स कर्व का क्या मतलब है, हम डोज जितना दे रहे हैं
उससे जो ड्रग का इफेक्ट है या रिस्पॉन्स जो ड्रग का आना चाहिए वो कितना आ रहा है, इसी को डोज रिस्पॉन्स कर्व बोलते हैं। अब एगोनिस्ट अगर हमने देना है, एगोनिस्ट मतलब कि ऐसा चीज जो रिसेप्टर पर बाइंड करके बिल्कुल हमारे एंजाइम या जो भी हम जिसके प्रति हम चेक करना चाह रहे हैं उसी का सेम इफेक्ट शो करे तो एगोनिस्ट बोलते हैं, और अगर अपोजिट शो करे या रिसेप्टर पे बाइंड ना होने तो उसे हम लोग एंटागोनिस्ट बोलते हैं। अगर किसी ड्रग को एज एगोनिस्ट आप यूज कर रहे हो और उसके साथ एंटागोनिस्ट भी है कॉम्पिटिटिव, तो डोज रिस्पॉन्स कर्व पर क्या इफेक्ट आएगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप एगोनिस्ट दे रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, तो कई बार क्या होता है कि डोज हमें बढ़ानी पड़ती है सेम रिस्पॉन्स प्राप्त करने के लिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट जो है रिसेप्टर पर बाइंड करने की कोशिश कर रहा होता है। और ऐसे केस में जो आपका डोज रिस्पॉन्स कर्व है वो राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिसे हम लोग पैरेलल शिफ्ट बोलते हैं। इसका मतलब कि हायर डोज जो है वो एगोनिस्ट की हमको जरूरत पड़ेगी फॉर द सेम इफेक्ट जो हम चाहते हैं, और जो मैक्सिमम डोज रिस्पॉन्स होता है एगोनिस्ट का वो अनचेंज होता है इन द केस ऑफ अगर जो है वो हम रिवर्सिबल एंटागोनिस्ट की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम रिवर्सिबल एंटागोनिस्ट की बात करेंगे तो ये रिमेन अनचेंज नहीं होगा, यानी जो मैक्सिमम डोज रिस्पॉन्स आता है, मैक्सिमम रिस्पॉन्स जो है ड्रग का एगोनिस्ट का, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे कि आप इस ग्राफ में देख पा रहे हैं, ये जो आपको प्लॉट दिख रहा है इसी को हम लोग डोज रिस्पॉन्स कर्व बोलते हैं। ये तो नॉर्मल डोज रिस्पॉन्स कर्व है। यहाँ पे आप देख रहे हो, इस पे एक आगे क्वेश्चन आएगा तो वहां पे भी इस बात को डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर जो एक्स एक्सिस होती है इस पे हम लोग कंसंट्रेशन लेकर रखे हुए हैं और लॉग में, और जो ये हमारी वाई एक्सिस है यहाँ पर हम परसेंटेज में इसका रिस्पॉन्स रखते हैं। तो जब कोई नहीं एगोनिस्ट अकेले है तो वो कुछ इस प्रकार से होता है, जीरो समय के साथ धीरे धीरे बढ़ता है और एक समय के बाद ये प्लेटू स्टेट पे पहुंच जाता है, यानी ये मैक्सिमम रिस्पॉन्स दे रहा है। अगर आप डोज बढ़ाओगे तो भी ये आगे इसका रिस्पॉन्स बढ़ता नहीं है। लेकिन अगर हम लोग रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ले रहे हैं तो ऐसे केस में क्या होता है कि हमें डोज जो है वो क्या करनी पड़ रही है, बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि देख रहे हैं राइट साइड शिफ्ट हो रहा है और डोज तो बढ़ रही है लेकिन जो मैक्सिमम रिस्पॉन्स इस ड्रग का आना चाहिए वो यहां पर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। बट इरिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट के केस में यहां पर तो राइट साइड शिफ्ट हो रहा है, यानी डोज जो है वो आपको थोड़ी सी क्या करनी पड़ रही, बढ़ानी पड़ रही है, लेकिन यहां पर रिस्पॉन्स जो हो रहा है वो बहुत कम हो रहा है, क्योंकि इरिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव जो एंटागोनिस्ट है वो रिसेप्टर पर इरिवर्सिबली बाइंड हो रहा है, तो इस वजह से सेम इफेक्ट आपको एगोनिस्ट का यहां पर प्राप्त नहीं होगा। तो ध्यान देना है, ये पूछा है कि डोज रिस्पॉन्स कर्व पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो इफेक्ट ये पड़ रहा है कि राइट साइड में, दोनों ही केस में राइट साइड में क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट एडवर्स इवेंट एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एडवर्स इवेंट जो होता है वो एक ऐसी कंडीशन है कि जब किसी पेशेंट को कोई ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, रिगार्डलेस कि क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उस ट्रीटमेंट में जो प्रोसीजर किया जा रहा है उसके प्रति कोई एक अनडिजायरेबल मेडिकल कंडीशन उत्पन्न हो रही है, और इसी को हम लोग एडवर्स इवेंट के नाम से जानते हैं। ये एक ब्रॉड टर्म है जिसमें कोई भी नेगेटिव आउटकम या जिसमें एबनॉर्मल लैब फाइंडिंग्स हैं, सिम्टम्स हैं या डिसीज है, अगर किसी पेशेंट को किसी मेडिकल एक्सपीरियंस के दौरान मिल गई तो अनडिजायरेबल मेडिकल एक्सपीरियंस अगर उसको हो रहा है तो उसी को हम लोग एडवर्स इवेंट के नाम से जानते हैं। जबकि एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होता है कि जो नॉर्मल डोज है जो हम देते हैं किसी पेशेंट को, उसमें जो हम नोन साइड इफेक्ट्स हैं उनको अगर हटा दें, उसके अलावा कोई एक ऐसा हानिकारक या अनइंटेंडेड इवेंट हो रहा है या ऐसा कुछ रिस्पॉन्स ड्रग का आ रहा है जो कि नहीं आना चाहिए, जो हम पहले से नहीं जानते। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि आपको हमने एक ड्रग दी, जैसे कोविड की वैक्सीन चल रही थी, तो कोविड की वैक्सीन देने के बाद हमने देखा कि पेशेंट को बुखार आएगा, थोड़ा सा सर दर्द कर रहा है या बॉडी में टेम्परेचर हाई हो रहा है, तो ये जो है नॉर्मल साइड इफेक्ट्स, इसको साइड इफेक्ट्स बोलते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर कोई इफेक्ट आ रहे हैं, जैसे चकत्ते पड़ रहे हैं बॉडी पर, या नींद नहीं आ रही है, या चक्कर आ रहा है, या वॉमिटिंग ज्यादा हो रही है, तो ऐसी कंडीशंस को हम लोग एडवर्स ड्रग रिएक्शन बोलते हैं। ये किसी पर्टिकुलर पेशेंट में हमें देखने को मिलता है, सभी पेशेंट्स में ये देखने को नहीं मिलता है, और इस तरीके की जो कंडीशंस होती है उसी को एडवर्स ड्रग रिएक्शन के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई एट्रोपिन इज कंट्राडिक्टेड इन ग्लाइकोमा। ग्लाइकोमा के केस में जो होते हैं वो आपका जो प्यूपिल है वो डाइल्यूट होना शुरू हो जाता है और उसमें डायलेशन होता है बेसिकली। और ऐसी केस में अगर एट्रोपिन दे दी जाए, एट्रोपिन भी क्या करती है कि हम सभी जानते हैं कि वो माइडियासिस कॉज करती है, यानी प्यूपिल का डायलेशन वो भी करती है। अगर ये दोनों ही को एक साथ, अगर ग्लाइकोमा है, किसी को नैरो एंगल ग्लाइकोमा है, और उसमें अगर एट्रोपिन दे दी जाए तो ये क्या करेगा, वर्सन करेगा, केस को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि प्यूपिल का डायलेशन होने की वजह से जो आउटफ्लो है एक्वस ह्यूमर का वो ब्लॉक करेगा, और इसकी वजह से इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो है वो पेशेंट का बढ़ जाएगा। इसीलिए ग्लाइकोमा के केसेस में हम एट्रोपिन को
नहीं देते हैं। काउंटरडिक्टर का मतलब है नहीं देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द क्लिनिकल यूजेस ऑफ ग्लाइकोपाइरोलेट एंड आइसोसक्साप्राइन। अब इन दोनों ड्रग्स का आपको क्या देना है, यूजेस देना है, सिंपल क्लिनिकल यूजेस। तो जो ग्लाइकोपाइरोलेट होती है वो स्लाइवरी और ब्रोंकियल सिक्रेशंस को कम करती है, इसीलिए हम लोग प्री एनेस्थेटिक ड्रग के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ ये पेप्टिक अल्सर्स को ट्रीट करने के काम में आती है, स्वेटिंग को रिड्यूस करने के काम में आती है, खास करके इन द केस ऑफ हाइपर हेड्रोसिस के केस में। और आइसोसक्साप्राइन जो है वो एक ड्रग है जो कि पेरिफेरल वैसोडायलेटर के तरीके से काम करती है, खास करके इन द कंडीशंस ऑफ रायनाइड्स डिसीज। रायनाइड्स डिसीज के केस में आपके हाथों और पैरों में जो है वो बहुत कोल्ड सेंसेशन होते हैं और ये पैरालाइज जैसी कंडीशन होने लगती है, उसी को हम लोग रायनाइड डिसीज बोलते हैं और इसमें ये ड्रग का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ प्रीमेच्योर लेबर के केस में उसको डिले करने के लिए भी टोकोलाइटिक इफेक्ट इसको बोलते हैं, उसके लिए भी इस ड्रग का प्रयोग किया जाता है। डिफ्रेंशिएट माओ ए एंड माओ बी इनिबिटर्स विथ एग्जांपल्स। माओ क्या है, मोनो अमीन ऑक्सीडेज, ये एक एंजाइम है जो कि हमारे कई सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जैसे कि डोपामिन वगैरह, उनका डिग्रेडेशन करने के काम में आते हैं। ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है माओ ए, एक होता है माओ बी। तो हमारी जो ड्रग्स हैं वो जो माओ ए पे काम करती हैं उसे माओ ए इनिबिटर्स बोलते हैं, और दूसरे वाले जो मोनोअमीन ऑक्सीडेज बी पे काम करेंगे उन्हें हम लोग माओ बी इनिबिटर्स बोलते हैं। तो जो माओ ए इनिबिटर्स हैं वो मेटाबोलाइज करते हैं जो नॉरएपिनेफ्रिन है, सेरोटोनिन है और डोपामिन, ठीक है, उनके लिए काम करते हैं। और एग्जाम्पल में आप इसको ले सकते हो मोक्लोबेमाइड जो कि रिवर्सिबल है, फेनिलजीन जो कि रिवर्सिबल है, नॉन सेलेक्टिव है, बट जनरली जो है माओ ए को ज्यादा इनिबिट करता है और ये डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए इनका प्रयोग हम लोग करते हैं। जबकि माओ बी इनिबिटर्स जो होते हैं वो प्राइमरी मेटाबोलाइज करते हैं डोपामिन को, और ये सेलिगिनिन, राजागिलिन जो है ये दो ड्रग्स हैं जो कि यूज की जाती हैं फॉर द पार्किंसंस डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन इज नेसेसरी ड्यूरिंग द सर्जरी। इस पे काफी सारा प्रश्न कई बार पूछा गया है। प्री एनेस्थेटिक जो मेडिकेशन है, सिंपल सा आंसर है, प्री मेडिकेशन का मतलब है कि अगर एनेस्थेटिक मेडिकेशन का मतलब है कि एनेस्थीसिया देने से पहले पेशेंट को एनेस्थीसिया के लिए हमको तैयार करना है ताकि उसकी कोई एंजाइटी, घबराहट, वॉमिटिंग ऐसी कोई भी कंडीशन है उसको हम लोग क्या कर सकें, रोक सकें। तो प्री एनेस्थेटिक ड्रग्स जो होती हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन की जाती हैं बिफोर द इंडक्शन ऑफ आपका एनेस्थीसिया टू द पेशेंट, ताकि उसको पेशेंट को इस प्रोसीजर के लिए प्रिपेयर किया जा सके। और ये एंजाइटी को रोकने का काम करती है, उसको कम करने का काम करती है, सिडेशन को प्रोवाइड करती है, रिड्यूस करती है पेन को, किसी भी तरीके के एलर्जिक रिएक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए, सिक्रीशंस को रिड्यूस करने के लिए, और जो वैगल रिफ्लेक्सेस हैं ड्यूरिंग द सर्जरी उनको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग इस तरीके का प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन यूज करते हैं। अभी कौन कौन सी ड्रग्स हैं उसका क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन है, आगे हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफेक्ट्स। एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफेक्ट का मतलब होता है कि ये ड्रग इंड्यूस मूवमेंट्स होती हैं, मूवमेंट्स डिसऑर्डर है, यानी आपके शरीर में मूवमेंट्स का डिसऑर्डर आपको देखने को मिलता है। कई बार मूवमेंट्स जो है ज्यादा होंगी या कम होने लगती हैं, और इसी को हम लोग एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफेक्ट्स के रूप में जानते हैं। अब इसमें चार जो है बेसिक इसका क्लासेस है। पहला है हमारा एक्यूट डायस्टोनिया, इसका मतलब होता है जो मसल कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो सस्टेन्ड यहां पर हो जाती हैं। दूसरा है हमारा एकाथीसिया, जिसका मतलब होता है इनर रेंटलेस, यानी कि इनरली जो है वो तेजी से मूवमेंट्स जो है आपको देखने को मिलती हैं। तीसरा हमारा पार्किंसोनियम, जिसमें ट्रेमर्स, रेजिडिटी या फिर ब्रेडिकाइनेशिया जैसी चीजें जो है वो देखने को मिलती हैं, यानी ट्यूमर्स वगैरह जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। एंड फोर्थ है हमारा टार्डिव डिस्काइनेशिया, जिस कंडीशन में इनवॉलेंट्री रिपीटेटिव मूवमेंट्स होती हैं, खास करके फेस और टंग की, जो कि कंट्रोल नहीं हो रही होती हैं। इसी को हम लोग एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफेक्ट्स के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट नेचुरल एंड एक्वायर्ड टॉलरेंस। देखिए फिर से इसी पेपर में दो बार टॉलरेंस के ऊपर क्वेश्चन आ गया। नेचुरल टॉलरेंस का मतलब ऐसा होता है कि कभी किसी व्यक्ति ने कोई दवा कभी नहीं खाई, बाई चांस कोई दवा है उसने कभी नहीं खाई, बट किसी जीन के एक्सप्रेशन की वजह से या उसका इनहेरेंटली उसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो किसी भी ड्रग को, उस पर्टिकुलर ड्रग को जब लेता है तो उसकी बॉडी उसको टॉलरेट करना शुरू कर देती है, जो डिजायर्ड इफेक्ट है वो उसको देखने को नहीं मिलता। एक्वायर्ड टॉलरेंट का मतलब होता है कि कोई ड्रग को अगर रिपीटेडली काफी बार दिया गया है तो रिपीटेड डोजेस की वजह से उसके बॉडी में जो ओरिजिनल इफेक्ट्स आने चाहिए वो सही से नहीं आ रहा, उसके लिए हम लोग हायर डोज देने की कोशिश करते हैं। तो नेचुरल टॉलरेंस को इनेट टॉलरेंस के नाम से भी जानते हैं। ये इनहेरेंट लैक ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस है फॉर द ड्रग
इन अ सर्टेन इंडिविजुअल, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के अंदर, हमेशा नहीं कि पूरी की पूरी लोगों में होगा, या किसी पर्टिकुलर स्पीसीज के अंदर हो सकता है, किसी पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले कुछ लोगों में ऐसा पाया जा सकता है। और ये इनिशियल एक्सपोजर के दौरान भी देखने को मिलता है, यानी पहली बार ड्रग खिलाई गई है और आपको टॉलरेंस देखने को मिल रहा है। जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें नेचुरली जो हाई डोजेस ऑफ ओपियाइड्स है उनको टॉलरेट करने की प्रॉपर्टी होती है, यानी ओपियाइड्स जो है उसके उनके ऊपर काम सही से नहीं करते। दूसरा एक्वायर्ड टॉलरेंस, जैसे मैंने पहले कहा कि रिपीटेड एक्सपोजर ऑफ ए ड्रग, अगर थोड़े समय तक दिया जा रहा है किसी ड्रग को और उसमें अगर टॉलरेंस आ जाए तो उसे हम लोग एक्वायर्ड टॉलरेंस बोलते हैं। और ये हाई डोज अगर हम ड्रग की बढ़ा देते हैं तो डोज बढ़ा करके इसके ओरिजिनल इफेक्ट की तरफ अचीव किया जा सकता है। एग्जाम्पल में आप ले सकते हो टॉलरेंस टू द मॉर्फिन विथ क्रॉनिक यूज। तो ये हो गया हमारा पहला पेपर। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पेपर की तरफ। तो जो हमारा दूसरा पेपर था 19-20 का, उसमें जो पहला प्रश्न पूछा है वो है डिफाइन ट्रैकीफाइलेक्सिस विथ एग्जांपल। ये भी टॉलरेंस से मिलता जुलता ही हमारा एक टर्म है, जिसका मतलब होता है कि अगर कोई जो ड्रग है उसमें रैपिड डिक्रीज आपको देखने को मिलता है उस ड्रग में, जब आप उसको रिपीटेडली एडमिनिस्टर करते हैं एक शॉर्ट इंटरवल पे, और इसे हम लोग एक्यूट टॉलरेंस के नाम से भी जानते हैं। इसका जो मैकेनिज्म है उसमें कुछ बातें जैसे डिप्लीशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर्स जो है उसका ये कारण हो सकता है। दूसरा कारण है रिसेप्टर डिसेंसिटाइजेशन, और तीसरा कारण है डिक्रीज रिसेप्टर नंबर्स और रिस्पॉन्स। जो रिसेप्टर्स हैं उनके नंबर्स और रिस्पॉन्स में अगर डिक्रीजमेंट हो जाए तो जो है ट्रैकीफाइलेक्सिस जो है वो देखने को मिलती है। एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें तो एफ्रिडीन और टायरेमीन जो है वो शो करते हैं ट्रैकीफाइलेक्सिस, बिकॉज रिपीटेड डोज डिप्लीट करता है नॉर एड्रेनालिन को फ्रॉम द नर्व टर्मिनल्स, जिसकी वजह से रिड्यूस रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलता है। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है ट्रैकीफाइलेक्सिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय प्लेटो प्रिंसिपल इन फार्माकोकाइनेटिक्स। अभी मैंने आपको डोज रिस्पॉन्स कर्व बताया था, उससे आप इसका आंसर निकाल सकते हैं कि एक समय के बाद जो हम डोज दे रहे हैं और जो उसका रिस्पॉन्स आ रहा है वो एक समय के बाद ऐसे कंडीशन में पहुंच जाता है कि डोज बढ़ाने के बावजूद भी रिस्पॉन्स मैक्सिमम रहता है, वो नहीं बढ़ता, और इसे स्टेडी स्टेट बोलते हैं। यानी कि आप जो है वो एक मैक्सिमम जो डोज है जो देनी है हमको वो आप कैलकुलेट कर चुके हैं, और उस पर फिर जो रिस्पॉन्स मिलता है ड्रग का सेम मिलता है, और इसी को हम लोग प्लेटो के नाम से जानते हैं, या स्टेडी स्टेट भी बोल सकते हैं। यानी जब किसी ड्रग को हम रिपीटेडली एक कांस्टेंट डोज और फिक्स इंटरवल्स पे देते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा कोई ड्रग है उसको हम बोलते हैं कि 3 टाइम्स अ डे लेना है, टाइम से लेना है, और 2 दिन 4 दिन 5 दिन लेना है, तो क्या होता है जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है वो राइज करता है और एक स्टेडी स्टेट लेवल पे पहुंचता है, जिसे आप लोग प्लेटो बोलते हैं, जो कि 4-5 हाफ लाइफ के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं। और ये स्टेडी स्टेट जो होता है वो ड्रग के रेट के एडमिनिस्ट्रेशन वो उस समय प्राप्त होता है जब ड्रग का रेट, जो एडमिनिस्ट्रेशन जिस रेट से आप कर रहे हैं और जो एलिमिनेशन का रेट है उन दोनों के बीच में इक्वल हो जाए, तो आपको प्लेटो स्टेट जो है वो प्राप्त हो जाती है। ये डोज का जो शेड्यूल है उसको डिटरमाइन करने के लिए और थेरापेटिक लेवल्स को विदाउट टॉक्सिसिटी मेंटेन करने के लिए हम लोग ये स्टडी करते हैं। इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करें, जो ये जो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन है उसको कितनी देर में हम लोग अचीव कर सकते हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए करते हैं, और जो प्लेटो रैपिडली है उसको डोजेस को कैलकुलेट करने के लिए भी हम लोग कैलकुलेशन में इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैट इन जेक स्टैट सिग्नली। ये देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट आपका पार्ट है, जो कि ऑटो इम्यून डिसीज और इन्फ्लामेटरी कंडीशंस में जनरली हम लोग इसको डिसरेगुलेट करने की कोशिश करते हैं, और ये नॉर्मल प्रोसीजर है। ग्रोथ जो होते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स को उनको ग्रोथ फैक्टर्स और साइटोकाइनिन्स के द्वारा एक्टिवेट होते हैं। तो जैक स्टेट जो पाथवे है वो एक्टिवेट होता है साइटोकाइनिन्स और ग्रोथ फैक्टर्स के द्वारा। इसमें जैक जो होता है उसे जेनस काइनेज के नाम से जानते हैं, और ये प्रोटीन है। और इसी के तरीके से स्टार्ट यानी कि सिग्नल ट्रांसड्यूटर्स एंड एक्टिवेटर्स और ट्रांसक्रिप्शंस प्रोटीन है। ये 2 तरीके के प्रोटीन्स हैं। इन दोनों के एक्टिवेशन की वजह से जब भी जैक एक्टिवेशन होता है उस समय स्टैट जो प्रोटीन्स होते हैं वो फास्फोराइलेटेड होते हैं, और इनके फास्फोराइलेशन की वजह से डीमिनराइज और ट्रांसलोकेशन ऑफ द न्यूक्लियस जो है टू द न्यूक्लियस जो है वो होता है, जिसकी वजह से ये बाइंड करते हैं स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस पे और रेगुलेट करते हैं जीन एक्सप्रेशन को, जिसकी वजह से जो सेल की ग्रोथ है वो आपको देखने को मिलती है, इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो बढ़ता है, और डिफरेंशिएशन जो सेल्स में होते हैं वो होता है, यानी सोमेटिक सेल से डिफरेंट टाइप की सेल्स जो है वो बनती हैं। ये होने के लिए दोनों प्रोटीन्स हमको जरूरी हैं। ये तो एक नॉर्मल कंडीशन हो गई, लेकिन हम इसका डीएक्टिवेशन या डीरेगुलेशन कब करते हैं जैक स्टेट पाथवे का, जबकि कंडीशंस ऐसी हो जहां पर हम चाहते हैं कि इम्यून रिस्पॉन्स कम हो जाए या जो सेल ग्रोथ है या डिफरेंशिएशन है वो कम हो जाए, खास करके इन द केसेस ऑफ कैंसर
ऑटो इम्यून डिसीजेज या फिर इन्फ्लामेटरी कंडीशंस। तो स्टैट का क्या रोल है ये पूछ रहा था आपसे क्वेश्चन में। तो स्टैट का जो STAT है यानी कि सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर्स और ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन्स जो हैं, इनका उपयोग ये है कि ये DNA सीक्वेंस के साथ बाइंड करके रेगुलेट करते हैं जीन एक्सप्रेशन को और ग्रोथ, सेल ग्रोथ को, डिफरेंशिएशन को और इम्यून रिस्पॉन्सेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फेज 0 इन क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल जब हम करना चाहते हैं तो ड्रग की सेफ्टी इत्यादि को हम चेक करना चाहते हैं और उसके लिए जो साइड इफेक्ट्स वगैरह सब कुछ हम चेक करते हैं क्लिनिकल ट्रायल में। तो उसके लिए जो है हम एक फेज 0 करते हैं जो कि फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स को समझने में और डोज इत्यादि को मेंटेन करने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए एक स्पेशल छोटा सा प्रोसीजर है जिसे हम लोग जो है एक सिंपल शब्दों में माइक्रो डोजिंग स्टडीज के नाम से भी जानते हैं। ये फर्स्ट इन ह्यूमन ट्रायल कंडक्ट किया जाता है फेज 1 से पहले और इसमें बहुत ही थोड़े से डोज के ऊपर सब थेरेपेटिक डोजेस को एक्सेस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं टू एक्सेस द फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स। इसमें 10 से 15 हेल्दी वॉलंटियर्स हम लोग जनरली लेते हैं। इसमें कोई भी थेरापेटिक या एडवर्स इफेक्ट जो है वो एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। अगर आ रहा है तो हम आगे ही नहीं बढ़ेंगे। ये रोकने के लिए कि आगे ज्यादा लोगों को नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रोक देते हैं। ये ईयरली डिसीजन मेकिंग जो होती है अबाउट द फर्दर ड्रग डेवलपमेंट, उसके में हेल्प करता है हम लोग को और ये रिड्यूस करता है टाइम और कॉस्ट इन द ड्रग डेवलपमेंट और आइडेंटिफाई करता है नॉन प्रोमिसिंग ड्रग्स अर्ली, यानी कोई ऐसी ड्रग्स है जिसमें आपको एडवर्स इफेक्ट या कोई भी थेरेपेटिक इफेक्ट सही से नहीं आ रहा तो उसको फिर आगे हम क्लिनिकल ट्रायल में फेज 1 फेज 2 में नहीं लेके जाएंगे, यहीं पर क्या कर देंगे, उसको रोक देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय को ट्रांसमिशन। को ट्रांसमिशन का मतलब है एक नर्व एंडिंग पे जो हमारा स्टिमुलेशन हो रहा है उसके बाद एक से ज्यादा अगर जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो एक साथ सिक्रीट हो रहे हैं या एक के बाद एक सिक्रीट हो रहे हैं तो ऐसी कंडीशन को हम लोग को ट्रांसमिशन के नाम से जानते हैं। और सिंपली ये रिलीज है 1 या एक से ज्यादा तरीके के न्यूरोट्रांसमीटर्स को फ्रॉम अ सिंगल नर्व टर्मिनल अपॉन द स्टिमुलेशन। मैकेनिज्म की बात करें तो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो एक सेपरेट वेसिकल्स में स्टोर होते हैं और जब स्टिमुलेशन मिलता है तो एक साथ या एक के बाद एक जो है वो रिलीज होना शुरू कर सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें जैसे कि जो सिंपैथेटिक नर्व्स हैं वो रिलीज करती है नॉरएड्रेनालिन, एटीपी और न्यूरोपेप्टाइड वाई को, जो कि एक को ट्रांसमीटर्स के तरीके से काम करते हैं तीनों और एक से साथ एक या एक के बाद एक रिलीज होते हैं को ट्रांसमिशन में। इसका जो सिग्निफिकेंस आता है कि जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज देने हैं वो एक कॉम्प्लेक्स कंट्रोल उन पर हमें प्राप्त होता है। फाइन ट्यूनिंग जो है न्यूरोट्रांसमिटर्स की प्राप्त होती है बाय द एक्टिवेटिंग डिफरेंट रिसेप्टर्स, जो डिफरेंट रिसेप्टर्स उन सभी पे बाइंड करके एक ही साथ टारगेट टिश्यू के ऊपर, और ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, को ट्रांसमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस क्लिनिकल यूजेस ऑफ रिटोड्रीन एंड सॉल्बिटामॉल। तो राइटोडीन जो है वो हमारी एक ड्रग है जो कि क्लास उसका होता है बीटा-2 एडर्जिक एगोनिस्ट और ये बेसिकली जो है एक टोकोलाइटिक एजेंट है। कहने का मतलब प्रीमेच्योर लेबर को डिले करने के काम में आती है बाय द रिलैक्सिंग यूडेटाइन स्मूथ मसल्स। सॉल्बिटामॉल जो होती है ये भी एक बीटा-2 एडर्जिक एगोनिस्ट के तरीके से यूज की जाती है। इसका भी जो क्लास है वो सेम है, बट इसका जो मेन उपयोग है वो हम लोग सीओपीडी या ब्रोंकियल एस्थमा में ब्रोंकोडायलेटर की तरह यूज करते हैं। सीओपीडी का फुल फॉर्म आप जानते ही होंगे, दैट इज क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, और इन दोनों ही केसेस में ब्रोंकोडायलेटर के तरीके से यूज करते हैं ब्रोंकियल एस्थमा और सीओपीडी में। जबकि इसको पहले के समय पे, अब तो बहुत कम यूज होता है क्योंकि बहुत सारे नए एजेंट आ चुके हैं, ये टोकोलाइटिक इफेक्ट भी जो है शो करता है, यानी डिले करता है प्रीमेच्योर लेबर को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द मैक्स ऑफ एक्शन ऑफ विगाबार्टिन। विगाबार्टिन जो है वो एक ड्रग है जो कि गाबा ट्रांस एमिनेज जो एंजाइम होता है उसको इनरिवर्सिबली इनहिबिट करने का काम करती है, जिसे हम लोग गाबा टी के नाम से भी जानते हैं। ये जो एंजाइम है गाबा टी, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ गाबा इन द ब्रेन। तो अगर इस एंजाइम को इनहिबिट करेगी विगाबार्टिन तो वो जो गाबा का लेवल है उसको इंक्रीज करने में मदद करेगी, जिसकी वजह से इनहिबिटरी जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो हम अचीव कर सकते हैं, जिसकी वजह से रिड्यूस होता है सीजर्स फ्रीक्वेंसी इन द एपिलेप्टिक पेशेंट्स, और जो इन्फेंटाइल स्पैम्स हैं या फिर रिफ्रैक्टरी कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स हैं उनको ट्रीट करने के लिए इस ड्रग का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो इस कैसे काम करती है, ये गाबा ट्रांसएमिनेज जो एंजाइम है उसको इनहिबिट करके अपना काम शुरू करती है और इरिवर्सिबली जो है उसको इनहिबिट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डिफ्यूजन हाइपोक्सिया। डिफ्यूजन हाइपोक्सिया जो है वो एनेस्थीसिया के केस में आपको देखने को मिलता है इन द केस ऑफ जब नाइट्रस ऑक्साइड के साथ एनेस्थीसिया
की जाती है। ऐसे कंडीशन में जब ये नाइट्रस ऑक्साइड की एनेस्थीसिया जो है वो प्रॉपर वे में डिफ्यूज नहीं की जाती या स्टॉप नहीं की जाती, तो ऐसे कंडीशन में रैपिड डिफ्यूजन जो नाइट्रस ऑक्साइड का है वो ब्लड से एल्वोलाई यानी लंग्स के अंदर हो जाता है। इस डिफ्यूजन की वजह से जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है वहां पे वो डाइल्यूट होता है एल्वोलाई के अंदर, और डिक्रीज ऑक्सीजन जो टेंशन है वो आपको एल्वोलाई में देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन का लेवल कम होता हुआ दिखता है। अब इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? इसके लिए हम लोग 100% ऑक्सीजन को 5 से 10 मिनट जो है वो पेशेंट को देते हैं आफ्टर द डिस्कंटिन्यूएशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। जब बंद करते हैं तो उसके बाद तुरंत ऑक्सीजन जो है वो चला दें, तो इसका प्रिवेंशन किया जा सकता है डिफ्यूजन हाइपोक्सिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टोल्कापोन एंड राजागैलिन। ये दोनों ही ड्रग्स जो हैं वो डोपामीन की मात्रा को ब्रेन में बढ़ाने का काम करती हैं, जबकि पार्किंसंस डिसीज का ट्रीटमेंट कर रहा हो। अब टोल्कापोन जो है वो कॉम्ट इनहिबिटर है। कॉम्ट का फुल फॉर्म होता है कैटेकॉल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज, और इसको इनहिबिट करता है। जो ये हमारा कॉम्ट है ये ब्रेक डाउन करता है लिवोडोपा को और डोपामीन को पेरिफेरली और सेंट्रली। तो अगर इसको इनहिबिट कर दिया जाए तो डोपामीन की जो एबिलिटी है ब्रेन में बढ़ जाती है। ये टोल्कापोन के काम करने का तरीका है। जबकि राजागैलिन जो है उसका जो क्लास है वो सेलेक्टिव माओ बी इनहिबिटर होता है। ये इनहिबिट करता है माओ एमीन ऑक्सीडेज बी का, जो कि डोपामीन का मेटाबॉलिज्म करती है ब्रेन में, जिसकी वजह से इसका इंक्रीज जो डोपामीन का लेवल है उसको इंक्रीज करने में मदद करती है। तो ये दोनों ही ड्रग्स जो है वो पार्किंसन डिसीज को ट्रीट करने के लिए और डोपामीन की अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। What do you mean by drug dependence? ड्रग डिपेंडेंस बड़ा ही कॉमन सा टॉपिक है और बड़ा ही कॉमन सा टर्म है, जिसका मतलब सिंपल सा ऐसा है कि जब किसी पेशेंट को कोई ड्रग दी जाती है किसी कंडीशन को ठीक करने के लिए, तो उस पेशेंट को उस ड्रग की आदत पड़ जाती है। यानी डिजायर इफेक्ट तो आ गया और हमारा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, लेकिन पेशेंट को फिजियोलॉजिकली उसके प्रति लगाव हो जाता है और बिना उस ड्रग के वो अपना जीवन व्यतीत करने से कतराने लगता है। जैसे एग्जांपल ले लें लेग्जेटिव का। लेग्जेटिव्स ऐसी ड्रग्स हैं जो कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए हम लोग पेशेंट को देते हैं, लेकिन अगर काफी समय तक वो पेशेंट एक्यूट कॉन्स्टिपेशन के इलाज में उसका प्रयोग कर रहा है, तो उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि विदाउट हम लेग्जेटिव लिए हुए हमारा जो कॉन्स्टिपेशन है वो ठीक नहीं हो सकता या हम फ्रेश नहीं हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उसको रोज फिर लेग्जेटिव लेना पड़ जाता है। इसके अलावा बहुत सारी और ड्रग्स हैं, जैसे कि ओपियाइड ड्रग्स हैं या ओपियाइड पेन किलर्स हैं, जैसे कि ऑक्सीकोडोन वगैरह हैं। अगर ये किसी पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है तो उसकी आदत उसको पड़ सकती है। तो ड्रग डिपेंडेंस जो है वो फिजियोलॉजिकल स्टेट है, जहाँ पे आपकी बॉडी जो है वो किसी ड्रग को एडॉप्ट कर लेती है, एडाप्टेड हो जाती है ड्रग के प्रति, जिसकी वजह से जो फंक्शनल नॉर्मली फंक्शंस होने चाहिए वो अब करना बंद कर देती है और वो ड्रग के प्रेजेंस में ही नॉर्मल फंक्शंस को करती है। ताकि ये जो भी ड्रग्स हैं वो विड्रॉल सिम्टम्स, जब इन ड्रग्स को रोकते हैं हम लोग तो विड्रॉल सिम्टम्स हमको दिखते हैं, या जो कि कैरेक्टराइज किए जाते हैं बाय द टॉलरेंस एंड द फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल रिलायंस ऑफ द सब्सटेंस। यानी फिजिकली भी और फिजियोलॉजिकली भी जो पेशेंट है वो उस ड्रग के प्रति एडिक्ट हो जाता है, और इसी कंडीशन को हम लोग ड्रग डिपेंडेंस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अब नेक्स्ट पेपर की तरफ चलते हैं, जो कि 2021-22 का पेपर था, और इसमें जो पहला प्रश्न पूछा है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एग्जामिन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ओरल रूट से जो हम लोग सिरप है, सस्पेंशन है, आपका टैबलेट्स हैं, कैप्सूल्स हैं, ये सब कुछ जो देते हैं, ये जो डोजेस फॉर्म्स हैं, इन्हीं को हम लोग ओरल डोज से देते हैं। और इसके एडवांटेजेस क्या है तो हम सभी जानते हैं। जो इसके एडवांटेजेस में सबसे पहला है कन्वीनियंट है, आसान है, पेशेंट को लेना आसान है और नॉन इन्वेसिव होता है। नॉन इन्वेसिव का मतलब है कि इसके लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती, कोई मशीनरी की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे इंजेक्शन को लेने के लिए हमें सिरिंज की आवश्यकता पड़ती है, बट टैबलेट खाने के लिए हमें कोई सिरिंज वगैरह नहीं चाहिए, कोई दूसरा व्यक्ति भी नहीं चाहिए, हम आराम से खुद से ही इसको ले सकते हैं। यानी कि सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन होता है, यहाँ पे कोई भी स्पेशल स्किल की जरूरत नहीं पड़ती। इकोनॉमिकल है, लेस एक्सपेंसिव होता है कंपेयर टू द पेरेंटल रूट या अदर रूट्स। सेफ होता है, ये नॉन स्टेराइल रूट है, यानी कि इसमें रिस्क ऑफ इन्फेक्शन जो है बहुत कम है। टैबलेट जो है वो आप पैकेट से खोलते हैं उसको और सीधे आप क्या कर लेते हैं, उसको ओरली खा लेते हैं, और आप भी जानते हैं कि आपका जो डिफेंस सिस्टम है वो उससे बचेगा ओरली लेने पर। नेक्स्ट इज सस्टेन्ड इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। अगर हम सस्टेन्ड या कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन देना चाहते हैं तो वो हम लोग ओरल रूट से ले सकते हैं। ये सभी इसके एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पे वेरिएबल एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है, क्योंकि हमारा ओरल रूट से जो हम ड्रग्स ले रहे हैं वो फूड जो
पीएच है, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी है, उससे अफेक्ट होता है इसका एब्जॉर्प्शन। दूसरी चीज है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, क्योंकि बहुत सारी जो ड्रग्स होती हैं वो लीवर में मेटाबोलाइज हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसकी जो एफिकेसी है वो क्या हो जाती है, काफी कम मिलती है, और या उसका जो इफेक्ट है हमको काफी देर बाद प्राप्त होता है। ये जो है ऐसे पेशेंट्स को हम नहीं दे सकते जिनमें वॉमिटिंग आ रही है, या जो अनकॉन्शियस पेशेंट है, जो बेहोश हैं, जो मुंह से दवाएं नहीं ले सकते, बीमार ज्यादा है, ऐसे पेशेंट्स को हम लोग ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दे सकते। और ये गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज करती है। बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं, खास करके एसिडिक ड्रग जैसे एस्प्रिन वगैरह, अगर वो हम लोग किसी पेशेंट को दे रहे हैं तो उसमें जो है वो नोजिया, वॉमिटिंग या अल्सर्स इत्यादि जो है वो कॉज कर सकती है। ये इसका एक और डिसएडवांटेज होता है। डिफाइन द टर्म बायोबिलिटी। बायोबिलिटी बड़ा ही कॉमन सा एक टर्म है जो कि फार्माकोकाइनेटिक्स के दौरान हम लोग देखते हैं, और ये हम जानना चाहते हैं जो भी ड्रग हमने एडमिनिस्ट्रेशन की है उसका कितना फ्रैक्शन जो है वो एक्टिव फॉर्म में साइट ऑफ एक्शन पर पहुंच रहा है या सर्कुलेशन में, सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच पा रहा है। तो ये एक फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग है जो कि रीच करती है सिस्टमिक सर्कुलेशन में इन एक्टिव फॉर्म, विच इज नोन एज बायोबिलिटी। ये एक की फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर है जो कि इन्फ्लुएंस होता है बाय द वेरियस फैक्टर्स, जैसे कि ड्रग एब्जॉर्प्शन, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म और ड्रग का फॉर्मुलेशन ईटीसी। और जैसे एग्जांपल में हम ले सकते हैं, जैसे इंट्रावेनस जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है ड्रग का, उसमें हम मानते हैं कि 100% बायोबिलिटी हमको मिल रही है देन द अदर रूट्स जो कि ओरल रूट्स इत्यादि हैं, उसमें जो एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म की वजह से उसकी बायोबिलिटी क्या हो जाती है, कई बार कम भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलोबरेट थेरापेटिक इंडेक्स एंड सिनेर्जिज्म। थेरापेटिक इंडेक्स जो है वो हमें एक सेफ्टी प्रोफाइल प्रदान करता है किसी ड्रग का, और ये एक रेशियो होता है बिटवीन द टॉक्सिक डोज ऑफ द ड्रग एंड द इफेक्टिव डोज। तो जो थेरापेटिक इंडेक्स है वो एक मेजरमेंट होता है ड्रग की सेफ्टी का, और इसको हम लोग लिखते हैं TI, यानी कि थेरापेटिक इंडेक्स इक्वल टू LD50 अपॉन ED50, इस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। लीथल डोज 50 का क्या मतलब होता है, LD50 का मतलब लीथल डोज 50, जो कि 50% जो भी हम पॉपुलेशन को खिला रहे हैं उसके लिए जो लीथल डोज है, जबकि ED50 का मतलब होता है डोज इफेक्टिव इन 50% पॉपुलेशन। और इन दोनों का जो रेशियो निकलता है वही थेरापेटिक इंडेक्स बताता है। और थेरापेटिक इंडेक्स अगर किसी ड्रग का हाई है तो उसकी जो सेफ्टी पर है वो भी क्या हो जाती है, काफी ज्यादा हाई हो जाती है, यानी डोज वेरिएबिलिटी करने पर भी वो टॉक्सिसिटी कॉज नहीं करती। दूसरा है सिनर्जिज्म। सिनर्जिज्म का मतलब होता है कि सिंपल सा मामला कि जब दो ड्रग्स को एक साथ आप लेते हैं और जो उनका इफेक्ट आ रहा है वो इंडिविजुअल उनके इफेक्ट से अगर ज्यादा आ रहा हो, तो ऐसी कंडीशंस को हम लोग सिनर्जिज्म बोलते हैं, यानी इन दोनों के इफेक्ट क्या हो जा रहे हैं, जुड़ जा रहे हैं। तो ऐसे एग्जांपल में आप सल्फामिथोक्साजोल और ट्राइमिथोप्रिम ले सकते हैं। इन दोनों ड्रग्स को एक साथ लेने पर जो बैक्टीरिया के प्रति इनकी इफेक्टिवनेस होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स। लोकल एनेस्थेटिक्स जो होते हैं, इस क्लास की जो ड्रग्स होती हैं वो रिवर्सिबली ब्लॉकिंग करती हैं नर्व इंपल्स कंडक्शन को, और इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसमें हम लोग देखते हैं कि ये बाइंड करते हैं और ब्लॉक करते हैं वोल्टेज गेटेड जो सोडियम चैनल्स हैं उनको इन द नर्व सेल मेम्ब्रेन। अब इन चैनल्स के ब्लॉक होने की वजह से जो इन्फ्लक्स होता है सोडियम आयन का वो रुक जाता है या कम हो जाता है, जबकि ये जो सोडियम आयंस होते हैं वो इसेंशियल होते हैं फॉर द इनिशिएशन एंड प्रोपोगेशन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल। अब इनके ना आने की वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता है इन चैनल के ब्लॉक करने की वजह से, और जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन ऑफ द नर्व इंपल्स है वो प्रिवेंट होता है, और जो ट्रांसमिशंस हैं पेन सिग्नल्स के टू द ब्रेन वो भी क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं, और आपको लोकल एनेस्थीसिया जो है वो प्राप्त हो जाती है। तो इस तरीके से लोकल एनेस्थेटिक्स जो है वो हमारे काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेमोन्स्ट्रेट द सिंथेसिस, स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ एड्रेनलिन ड्रामेटिकली। तो आप डायग्राम से आपको बताना है, आप चाहे तो फ्लो डायग्राम से करके बता सकते हैं, जैसे इस तरीके से टायरोसिन सबसे पहले होता है, जो कि टायरोसिन हाइड्रोलेज के प्रेजेंस में डोपामीन में कन्वर्ट होता है। डोपामीन को डोपा में कन्वर्ट होता है, और डोपा जो है वो डोपा डीकार्बोक्सिलेज के प्रेजेंस में डोपामीन में कन्वर्ट होता है। डोपामीन बी और हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो है वो डोपामीन को नॉर एपिनेफ्रिन में बदलता है, और नॉर एपिनेफ्रिन को अगर फिनाइल इथेनॉल एमीन एंड मिथाइल ट्रांसफरेज के प्रेजेंस में वो एफ्रिनेपिन या फिर एड्रेनलिन में क्या हो जाता है, कन्वर्ट होता है। तो ये आप इसको लिख सकते हैं, या आप इस तरीके से डायग्राम बना सकते हैं जहां पे आप देख रहे हैं टायरोसिन जो है वो डोपा, और डोपा जो है डोपामीन, और डोपामीन जो है नॉन एड्रेनलिन में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन अगर इसको देखना चाहते हैं कि इसकी स्टोरेज जो है वो क्या है, तो इसको जो है हम क्रोमेफिन ग्रेन्यूल्स जो होते हैं, क्रोमेफिन ग्रेन्यूल्स ऑफ एड्रेनल मेडुला, उसमें स्टोर होता है, और रिलीज जो होता है वो स्टिमुलेटेड बाय द साइनेप्टिक नर्व सिस्टम एक्टिवेशन एक्सोसाइटोसिस के द्वारा ब्लड स्ट्रीम में ये रिलीज होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आंसर कर सकते हैं।
इनलिस्ट ड्रग्स यूज फॉर ओपन एंगल ग्लाइकोमा। ओपन एंगल ग्लाइकोमा में जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है उसको कम करने के लिए हम लोग डिफरेंट क्लास ऑफ ड्रग्स जो है यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, और इनका जो डिफरेंट क्लासेस हैं उनको आप लोग देख सकते हो। जो सबसे पहला है वो है हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स, जो कि फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के तरीके से हम लोग यूज करते हैं, और इसमें लैंटोप्रोस्ट है, बिमेटोप्रोस्ट, दो ड्रग्स का एग्जांपल आप ले सकते हो। नेक्स्ट इज बीटा ब्लॉकर, जिसमें टिमोलॉल है, बिटॉक्सोलॉल है या फिर लिवोब्यूनॉल है, ये ड्रग्स का प्रयोग हम लोग यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट इज अल्फा एडर्जिक एगोनिस्ट, जिसमें हम लोग ब्रीमोनालाइड और एप्राक्लोनिडीन का प्रयोग हम लोग यहाँ पर करते हैं। अगला ड्रग है हमारा क्लास जो है वो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, जिसमें हम लोग डोरजेनामाइड जो कि टॉपिकली हम लोग यूज करते हैं, ब्रिंजोलामाइड जो कि टॉपिकली यूज करते हैं, और एसिटाजोलामाइड जो कि ओरली जो है वो दिया जाता है। माइटोटिक एजेंट्स के रूप में कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के रूप में हम लोग पिलोकार्पिन का प्रयोग कर सकते हैं, और रो काइनेज इनहिबिटर्स में नेटारुसिडिल का प्रयोग जो है वो ओपन एंगल ग्लाइकोमा के ट्रीटमेंट में किया जाता है। नेक्स्ट इज डिफाइन एंड क्लासिफाई न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं वो केमिकल मैसेंजर्स के तरीके से काम करते हैं, और जो ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल्स को थ्रू द केमिकल साइनेप्स, जो कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स की तरफ, एक न्यूरॉन से मसल सेल्स की तरफ, या तो भी टारगेट सेल्स हैं, ग्लैंड सेल्स हैं, वहां तक ले जाते हैं। अब इसका क्लासिफिकेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, जिसमें सबसे पहला आता है एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन को जब हम देखते हैं तो ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि यूनिक टाइप का है, क्योंकि यहाँ पे अमीनो एसिड ग्रुप देखने को नहीं मिलता, और एल्यूमिनियम आयन के तरीके का ग्रुप आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। दूसरे होते हैं हमारे मोनोअमीन्स, जहाँ पे एक सिंगल अमीनो एसिड से डिराइव्ड होते हैं। ये दो तरीके के होते हैं। एक पहला होता है हमारा कैटाकोलामीन्स, जैसे डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, ईटीसी, और दूसरे होते हैं इंडोलामीन्स जो कि होता है सेरोटोनिन। ये सभी काफी इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। नेक्स्ट इज अमीनो एसिड्स, जिसमें एक्साइटरी और इनहिबिटरी दो तरीके के होते हैं। पहला है हमारा एक्साइटरीज में ग्लूटामेट और एस्पारेट अमीनो एसिड्स, और इनहिबिटरी में हमारा गाबा है, जिससे गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड और ग्लाइसिन के नाम से हम लोग जानते हैं। न्यूरोपेप्टाइड्स हैं जो कि शॉर्ट चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स होती हैं, यानी कि पेप्टाइड्स होते हैं, जिसमें सब्सटेंस पी, इंडोफेरिन्स, हमारा इनकेफेनिलिन्स और कोले साइटोकाइनिन्स, जिसे सीकेके के नाम से हम लोग सीसीके के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट कुछ गैसेस भी होती हैं, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और प्यूरिन्स के फॉर्म में एडनोसिन और एडनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे एटीपी के नाम से जानते हो। ये सभी जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स के तरीके से यूज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। इस तरीके से आप इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, जैसे कि ऊपर भी दो आपको दिया था, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हम कर सकते हैं। जैसे एक्साइटरी जो है वो ग्लूटामेट और एसिटाइलकोलिन है, एस्पार्टेट है, जबकि इनहिबिटरी जो है वो गाबा है, ग्लाइसिन है, एटीसी, और मेडुलरी जो है वो डोपामीन, सेरोटीन और नॉरएपिनेफ्रिन या एपिनेफ्रिन जैसे जो है वो मेडुलरी तरीके से काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयर जनरल एंड लोकल एनेस्थेटिक्स। तो जो जनरल एंड लोकल एनेस्थेटिक्स है उनको सिंपल शब्दों में हम लोग अभी यहाँ पे क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहला है हमारा स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। तो जो जनरल एनेस्थेटिक्स होती है उसमें पूरा आपका कॉन्शियसनेस, यानी आप पूरी तरीके से आपका जो सेंसेस है वो क्या होता है, काम करना बंद कर देते हैं। जबकि लोकल एनेस्थेटिक्स में आप सब कुछ होते हुए देख रहे होते हैं, आपके सामने आपके ऑपरेशन वगैरह हो रहा होता है। एक्शन की बात करें तो यहाँ पे रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन और कॉन्शियसनेस जो है वो हमें मिल जाता है, जबकि यहाँ पर भी रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन है, बट एक स्पेसिफिक एरिया में जहां इसको यूज किया जा रहा है वहां का ही लॉस जाएगा सेंसेशन, और फिर वो वापस भी आ जाता है। साइट ऑफ एक्शन की बात करें तो जनरल एनेस्थेटिक्स जो है वो सीनस पे काम करती हैं, जबकि लोकल एनेस्थेटिक्स जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ऊपर काम करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो जनरल एनेस्थेटिक्स को हम लोग इनहेलेशन के रूप में, यानी गैसेस के फॉर्म में या इंट्रावेनसली देते हैं, जबकि जो हमारे लोकल एनेस्थेटिक्स हैं हम टॉपिकली अप्लाई कर सकते हैं, नर्व ब्लॉक करके स्पाइनल या फिर एड्रिनल फॉर्म में हम लोग दे सकते हैं। इफेक्ट ऑफ बॉडी की बात करें तो जनरल एनेस्थेटिक्स जो है वो पूरी बॉडी को इफेक्ट करती हैं, जबकि लोकल एनेस्थेटिक्स केवल जिस जगह पे दिए जा रहे हैं, एरिया ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जहां है वहीं पर इफेक्ट करते हैं, इसलिए इसे लोकल एनेस्थेटिक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो प्रोफेफल है, सेवोफ्लोरिन है या फिर केटामीन, ये सब काफी अच्छे जनरल एनेस्थेटिक्स हैं, जबकि लोकल एनेस्थेटिक्स में लिडोकेन है, ब्रोविकोकेन है, प्रोकेन है, ये सभी हम लोग यूज करते हैं। यूजेस की बात करें तो जो मेजर सर्जरीज होती हैं उसमें हम लोग जनरल एनेस्थीसिया का प्रयोग करते हैं, जबकि छोटी सर्जरीज हैं, डेंटल प्रोसीजर्स हैं, पेन मैनेजमेंट में हम लोग लोकल एनेस्थेटिक्स का प्रयोग करते हैं। आई वगैरह की सर्जरी भी करनी है तो भी छोटी मोटी, तो हम लोग लोकल एनेस्थेटिक्स का ही प्रयोग करते हैं।
अगला प्रश्न हमारा क्लासिफाइड ड्रग्स फॉर एल्जाइमर्स डिसीज। एल्जाइमर डिसीज के लिए काफी सारे ड्रग्स का प्रयोग करते हैं। अब इसमें जो मैनेजमेंट है, क्योंकि बेसिकली ट्रीटमेंट से ज्यादा मैनेजमेंट है, यहाँ पर जो सिम्टम्स आ रहे हैं उनको ठीक करने के लिए कई सारे ड्रग्स का प्रयोग करते हैं। इनमें पहला हमारा एसिटाइलकोलिन एस्टरेज इनहिबिटर्स, जिसमें डोजिप्रिल है या फिर रिवेस्टिक्समिनिन है या फिर गैलेंटामाइन है। ये सभी ड्रग्स जो हैं वो हम लोग यूज करते हैं एज अ एसिटाइलकोलिन एस्टरेज इनहिबिटर्स। दूसरा हमारा एनएमडीए रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट, जो कि मिमेंटाइन है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट ड्रग्स है। अब इन दोनों ड्रग्स का अगर कॉम्बिनेशन कर दिया जाए तो हमें कॉम्बिनेशन ड्रग्स प्राप्त होती है, जैसे कि नैमजेरिन, जो कि एक कॉम्बिनेशन होता है मिमेंटामिन का और डोजिप्रिल का। एडवेजेंट और इन्वेस्टिगेशनल ड्रग्स भी हैं, जो डिफरेंट ड्रग्स हैं जो कि अप्रूव किए जाते हैं अंडर द स्पेसिफिक कंडीशन, जिसमें मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक्स वगैरह का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि एडुकैनयुबिम है या फिर आइकैनेबिम है। ये दोनों ड्रग्स जो है मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक्स हैं और इनका प्रयोग जो है अप्रूव्ड किया गया है स्पेसिफिक कंडीशंस में। साथ ही साथ अल्जाइमर डिसीज में और भी जो ड्रग्स हैं, जो सिम्टम्स आ रहे हैं उनको भी ठीक करने के लिए हम और ड्रग्स भी प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयर ड्रग एडिक्शन एंड हैबिचुएशन। दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। आइए इसका डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं कि क्या अंतर है इन दोनों टर्म्स में। तो ड्रग एडिक्शन हमने थोड़ी देर पहले भी अभी एक क्वेश्चन के आंसर में आपको डिस्कस किया था कि ये जो ड्रग्स होती हैं उनका काफी समय तक यूज करने के बाद पेशेंट को उसकी फिजियोलॉजिकली और फिजिकली उस ड्रग पर क्या होता है, डिपेंड्स हो जाता है कि उसको वो पर्टिकुलरली इफेक्ट प्राप्त हो। मतलब फिजियोलॉजिकली तो वो सोच ही रहा है कि मुझे इस ड्रग की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, लेकिन उसको फिजिकली भी ये चीज देखने को मिलती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको लेक्सेटिव्स का, तो कॉन्स्टिपेशन के ठीक करने के लिए यूज किया उसने, लेकिन कुछ समय यूज करने के बाद उसको आदत लगे कि बिना वो अगर लेक्सेटिव्स नहीं लेता है तो उसके फिजियोलॉजिकली भी वो सोच रहा है कि उसका पेट जो है वो साफ नहीं होगा, एंड प्रॉब्लम भी सामने से भी दिखती है कि हाँ सही में बिना लेक्सेटिव लिए उसको ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही होती। तो ये फिजिकली और फिजियोलॉजिकली दोनों तरीके का आपको डिपेंडेंसी मिलती है, जबकि हैबिचुएशन में फिजिकली डिपेंडेंट नहीं होता वो पेशेंट, बस खाली वो उसको फिजियोलॉजिकली लगता है कि वो ड्रग उसको बिना लिए उसका काम नहीं चलेगा। जैसे हम लोग के घरों में होता है कि हम लोग को चाय की आदत पड़ जाती है, तो हम चाय पिए बिना, जबकि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपना एग्जांपल दूं अगर, तो पहले ये होता था कि चाय नहीं पीऊंगा तो दिन भर काम कैसे करूंगा, बहुत सारा पढ़ाना है या वीडियोस बनाने हैं, उससे तो आपको चाय चाहिए बीच बीच में 2-3 बार। लेकिन धीरे धीरे देखा कि चाय के क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, एसिडिटी वगैरह होती है, तो हम चाय क्या कर दिया, बिल्कुल छोड़ दिया। बट कोई भी फिजिकली डिपेंडेंसी नहीं है, केवल ये फिजियोलॉजिकली होता है कि हम चाय नहीं पी रहे, हमारा सर दर्द कर रहा है, हमसे काम नहीं होगा, हमें नींद आ रही है, ऐसा। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये हैबिचुएशन है, हैबिट पड़ गई है उस चीज की, उस ड्रग की, और ये फिजिकली कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, यहाँ पे केवल साइकोलॉजिकली आपके दिमाग में ये बात होती है। डिपेंडेंसी की बात करें तो ड्रग एडिक्शन में जो है फिजियोलॉजिकल और फिजिकली दोनों तरीके का आपको एडिक्शन है, जबकि हैबिचुएशन में केवल ये फिजियोलॉजिकली होता है, फिजिकल डिपेंडेंसी नहीं होती। टॉलरेंस की बात करें तो ड्रग एडिक्शन के जो केसेस हैं उसमें टॉलरेंस जो होता है वो काफी ज्यादा होता है, यानी इसको अचीव करने के लिए, ड्रग के प्रॉपर इफेक्ट को अचीव करने के लिए हमें हाई डोजेस को देना पड़ सकता है। जबकि हैबिचुएशन में, क्योंकि मैंने कहा फिजिकली कोई इफेक्ट नहीं है, तो इसीलिए मिनिमम या एब्सेंट टॉलरेंस हमको देखने को मिलती है। विड्रॉल की बात करें तो विड्रॉल सिम्टम्स जो होते हैं ड्रग एडिक्शन में काफी सीवियर होते हैं, जबकि हैबिचुएशन में माइल्ड होता है। स्टार्टिंग में 2-4 दिन आपको लगेगा कि प्रॉब्लम है, लेकिन धीरे धीरे वो प्रॉब्लम जो है वो पूरी तरीके से सॉल्व हो जाती है। कंपल्सिव यूजेस की बात करें तो इसमें जो है ड्रग एडिक्शन में स्ट्रांगली यूज होता है, जबकि हैबिचुएशन में थोड़ा होता है, पाया जाता है, बट वो लेस सीवियर होता है। इफेक्ट ऑफ लाइफ की बात करें तो जो भी व्यक्ति है अगर उसको ड्रग एडिक्शन है तो वो उसकी जो डेली लाइफ है, उसका जो वर्क कल्चर है, जो उसका काम करने का तरीका है, जो उसके रिलेशनशिप्स हैं, जो उसकी हेल्थ है, इन सबको वो नुकसान पहुंचाते हैं या इन सबको वो इम्पैक्ट करती है। जबकि हैबिचुएशन में ऐसा नहीं होता। कई बार व्यक्तियों को हैबिचुएशन है ड्रग का, बट पता ही नहीं चलता, कोई जान नहीं पाता है कि उसके आसपास कुछ ऐसा हो रहा है, उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम जनरली नहीं आती। जैसे मैंने कहा चाय छोड़ दी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग बोलते जरूर हैं कि सर चाय नहीं पी रहे हैं, तो कम कर दिया, मतलब एकदम से नहीं छोड़ा, लेकिन फिर भी काफी कम कर दिया। 10 कप को आप 2 कप पे 1 कप पे ले आके छोड़ सकते हैं, कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो ड्रग एडिक्शन की, कि ओपियाइड्स हैं, कोकीन है, हीरोइन है, अल्कोहल है, लैक्सेटिव्स है, इनका ड्रग एडिक्शन होता है। हैबिचुएशन की बात करें तो हैबिचुएशन में भी लैक्सेटिव्स को हम लोग रख सकते हैं, बट कम समय के लिए उसको हम लोग छोड़ सकते हैं। तो ये कैफीन हो गया, निकोटीन हो गया, जो कि इन केसेस में, कुछ केसेस में हम लोग हैबिचुएशन में पड़ जाते हैं। सिगरेट पीने वाला व्यक्ति है, जो सिगरेट पी रहा है, उसको निकोटीन है, बिना उसको पिए उसको दिमाग में भी बैठा हुआ है कि मैं ठीक नहीं होऊंगा या मुझे को
टेंशन हो रही है, तो वो हैबिचुएशन का प्रॉब्लम है, वो ड्रग एडिक्शन का प्रॉब्लम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आते हैं अगले पेपर की तरफ, यानी 2022-23 के। उसमें जो पहला प्रश्न है वो है डिफाइन ड्रग टॉलरेंस एक्सप्लेन विद एग्जांपल। ये हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी आ गया एक रिपीटेड प्रश्न। इसको आप मान सकते हो कि ड्रग टॉलरेंस जो है वो कंडीशन है जहां पर किसी भी ड्रग के रिपीटेड यूज की वजह से जो उसकी इफेक्टिवनेस होती है वो रिड्यूस हो जाती है, हाई डोजेस की आपको जरूरत पड़ती है, सेम फिजियोलॉजिकल या फार्माकोलॉजिकल जो इफेक्ट आप उस ड्रग का लाना चाहते हैं, और ये नॉर्मल जो बॉडी पार्ट्स हैं उसके बॉडी के एडॉप्शन की वजह से जो आपका ड्रग डिपेंडेंस है वो आपको देखने को मिलता है। एग्जाम्पल में आप मॉर्फिन ले सकते हो जिसपे प्रोलॉन्ग यूज ऑफ जो ड्रग है उसकी वजह से टॉलरेंस जो आपको देखने को मिलती है, और जो इंक्रीज डोजेज हैं वो हमको देने पड़ते हैं फॉर द सेम पेन रिलीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एंजाइम इनहिबिशन, गिव वन एग्जांपल ऑफ एंजाइम इनहिबिटर्स। तो एंजाइम इनहिबिशन का सिंपल सा मतलब होता है कि जब भी कोई मॉलिक्यूल जो होता है वो एक एज ए इनहिबिटर हम यूज कर रहे हैं, वो एंजाइम पर बाइंड कर जाता है और उसकी जो इफेक्टिविटी है, जो उसकी एक्टिविटी है, उसको क्या करता है, कम करने का काम करता है। ये कई तरीके से कर सकता है, वो ब्लॉक कर सकता है एक्टिव साइट को जहां पे हमारा एंजाइम मान कर रहा था, एंजाइम के शेप में को चेंज कर सकता है, इंटरफेयर कर सकता है उसके फंक्शन के साथ, या उसकी जो सिंथेसिस वगैरह उसको भी कम कर सकता है। तो एंजाइम इनहिबिटर्स जो होते हैं वो क्रूशियल रोल प्ले करते हैं रेगुलेशन करने में मेटाबॉलिक पाथवेज को, और जो ड्रग्स हैं उनको वाइडली यूज करने के लिए यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिसीजेस। एग्जांपल में ले सकते हो एस्प्रिन का जो कि इनहिबिटर होता है साइक्लोऑक्सीजिनेज कॉक्स एंजाइम का, या फिर फाइटोइस्ट्रेगिन का जो कि एक एस्टाइलकोलिन एस्टरेज इनहिबिटर होती है और इंक्रीज करती है एस्टाइलकोलिन लेवल को साइनेप्सिस के अंदर। तो ये दो अच्छे एग्जांपल हैं ऑफ द एंजाइम इनहिबिटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स के रेगुलेशन से आप क्या समझते हैं? तो रिसेप्टर का जो रेगुलेशन है उसका सिंपल सा मतलब होता है कि जो सेलुलर प्रोसेस है वो जो कंट्रोल करता है नंबर, एफिनिटी एंड रिस्पॉन्स ऑफ द रिसेप्टर्स ऑन अ सेल सरफेस, और या फिर सेल के अंदर या सेल के सरफेस के ऊपर। ये एक डायनेमिक प्रोसेस है जो कि अलाउ करता है किसी सेल को कि उसकी जो सेंसिटिविटी है किसी भी केमिकल सिग्नल्स जैसे कि हार्मोन्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं या ड्रग्स, उनके प्रति उसको एडजस्ट करने में उसकी मदद करता है। ये दो तरीके की हो सकती है रिसेप्टर रेगुलेशन। जो पहला है वो है उसे कहते हैं डाउन रेगुलेशन। डाउन रेगुलेशन का मतलब होता है कि जब भी आपका जो सेल है अगर उसको ज्यादा ड्रग मिल रही है, मतलब ढेर सारी मात्रा में कोई भी जो एगोनिस्ट है वो प्राप्त हो रहा है, या जो ड्रग है वो बहुत ज्यादा मात्रा में प्राप्त हो रही है, एंजाइम की ज्यादा मात्रा है, तब ऐसे कंडीशंस में वो अपने जो नंबर ऑफ रिसेप्टर्स हैं सेल के सरफेस के ऊपर या जो उनका साइज है उसको क्या करता है, कम करता है, और उसके साथ ही साथ जो सेंसिटिविटी है सिग्नल्स की उसको भी डिक्रीज करने का काम करता है। ये मेन जो है वो ड्रग टॉलरेंस का काज हो सकता है डाउन रेगुलेशन। जबकि अप रेगुलेशन जो है जस्ट इसका अपोजिट बात है, जहां भी आपका जो सेल है वो लो कंसंट्रेशन ऑफ लिगैंड के प्रति अगर एक्सपोज्ड है तो फिर वो क्या करता है, सेल के नंबर को इंक्रीज करता है, रिसेप्टर्स की मात्रा को सरफेस पे बढ़ाने का काम करता है, और जो अवेलेबल सिग्नल्स हैं उनके प्रति सेंसिटिविटी को भी इनहैंस करने का काम करता है। इसे हम लोग अप रेगुलेशन के नाम से जानते हैं। तो ये दो तरीके के रिसेप्टर्स रेगुलेशंस होते हैं। नेक्स्ट इज डिफाइन डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था प्लॉट के रूप में, दोबारा से देख लेते हैं। डोज रिस्पॉन्स रिलेशन में एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो कि डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप बिटवीन द डोज ऑफ अ ड्रग एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जो कि वो ड्रग शो करने वाली है। इसे हम लोग एक कर्व के द्वारा या ग्राफ के द्वारा शो करते हैं, जैसा ग्राफ आपको हमने दूसरे या तीसरे क्वेश्चन के आंसर में दिखाया था, और वहां पे हमने देखा था कि एक्स एक्सिस पे जो है ड्रग का कंसंट्रेशन प्लॉट करते हैं, वाई एक्सिस पे हम लोग रिस्पॉन्स को प्लॉट करते हैं। तो यहां पर सिंपली ये तीन फेजेस में कर्व हमें देखने को मिलता है। पहला है सब थ्रेशोल्ड फेज जहां पे हमें नो इफेक्ट देखने को मिलता है क्योंकि अभी हमने ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन शुरू ही किया है। दूसरा होता है लीनियर फेज जहां पे हम देखते हैं जैसे जैसे हम डोज बढ़ाते हैं वैसे वैसे उसका रिस्पॉन्स भी होता है, बढ़ता चला जाता है। जैसे कि आपने देखा था ना कि हमने ऐसे बनाया तो यहां से शुरू हुआ और ये ऐसे जाके ऐसे जा रहा है, तो जो ये बढ़ रहा है तो ये जो बढ़ने वाला फेज है इसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर फेज। और उसके बाद यहां पर जाकर के ये प्लेटू फेज की तरफ चला जाता है, रुक जाता है, एक क्या बोलते हैं स्टेडी स्टेज प्राप्त होती है जिससे हम लोग जो मैक्सिमम इफेक्ट है वो हमें प्राप्त हो जाता है, और डोज बढ़ाने के बावजूद भी इफेक्ट जो है वो नहीं बढ़ता, उसी को हम लोग प्लेटू फेज के नाम से जानते हैं। ये किसी भी ड्रग के थेरेपेटिक रेंज को डिटरमाइन करने के लिए रिलेशनशिप काम करती है, उसकी पोटेंसी और एफिकेसी को भी हमें बताने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज को ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स के क्रॉस ट्रांसमिशन है इसके ऊपर एक प्रश्न 19-20 में हमने पूछा था।
सॉरी पूछा गया था, जिसका आंसर हमने कर दिया था, जहां हमने आपको बताया कि एक साथ कई सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स एक ही साइनाप्स को क्या हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं और एक से दूसरे रिलेटेड जो रिस्पॉन्सेज है उसको जनरेट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स। ये पिछले साल पूछा गया, प्रीवियस ईयर्स में 21-22 में पूछा गया, रिपीटेड प्रश्न है। वहां पे हमने आपको बताया था कि सोडियम चैनल को ब्लॉक करके ये अपना काम करता है, तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो ये रिपीटेड प्रश्न है। नेक्स्ट इज व्हाट आर प्री एनेस्थेटिक एजेंट्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। हमने प्री एनेस्थेटिक एजेंट पे पहले भी बात कर ली है, ये भी एक रिपीटेड प्रश्न है, लेकिन फिर भी क्योंकि थोड़ा अलग तरीके से पूछा तो इसका आंसर आपको कर दे रहे हैं। प्री एनेस्थेटिक एजेंट्स जो होते हैं वो ड्रग्स हैं जो कि पेशेंट को हम लोग जनरल एनेस्थीसिया देने से पहले यूज करते हैं, ताकि जो पेशेंट है उसको रिड्यूस किया जाए, उसकी एंजाइटी को, सिडेशन को प्रोवाइड कराने के लिए, पेन को कम करने के लिए, एडवर्स रिएक्शंस को रोकने के लिए, ये सभी काम जो हम लोग करते हैं। अब इसमें एग्जांपल की बात करें तो मिडाजोला में इसमें डिफरेंट क्लास ऑफ ड्रग्स भी हैं, जो आगे एक और क्वेश्चन है उस पर हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द ड्रग इंटरेक्शन बिटवीन माओ इनहिबिटर्स एंड सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट। अब ये देखिए, ये दोनों जो ड्रग्स हैं उनको अगर आप ले रहे हैं तो ये करते क्या है, इन दो सिनर्जेटिक इफेक्ट शो करने की कोशिश करता है। ये जो इंटरेक्शन है माओ-एमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स का और जो सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स का, ये एक क्लिनिकली सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन है और काफी डेंजरस इंटरेक्शन भी हो सकता है। तो ध्यान देने की आवश्यकता है, अगर किसी पेशेंट को दोनों ड्रग एक साथ लिखी जा रही है तो बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि जो मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स होते हैं ये इनहिबिट करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ मोनोअमीन लाइक नॉरएपिनेफ्रिन, यानी कि नॉरएपिनेफ्रिन की अवेलेबिलिटी को बढ़ाते हैं। वहीं पर जो सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स है जैसे कि एफ्रिडिन, ये भी नॉरएपिनेफ्रिन की एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये इसकी अवेलेबिलिटी को बढ़ा रहा है, ये इसकी एक्टिविटी को बढ़ा रहा है। यानी अगर ये दोनों ड्रग एक साथ लिए जाएं तो जो आपका लेवल है नॉरएपिनेफ्रिन का वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हाइपोटेंसिव क्राइसिस उत्पन्न होती है। हाई टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा, हेडेक है, पल्पेशंस है, और जो स्ट्रोक है या हार्ट अटैक है, ये सभी चीजें हो सकती हैं पेशेंट में। इसीलिए इन दोनों ड्रग्स को एक साथ रिकमेंड नहीं किया जाता है या दोनों ड्रग्स को एक साथ नहीं लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर हेलुसिनोजेंस एंड गिव टू एग्जांपल्स। हेलुसिनोजेंस नाम से पता चला ऐसी ड्रग्स हैं जो हेलुसिनेशंस कॉज करते हैं, यानी ऐसे जो पेशेंट्स हैं उनको दिया जाता है तो वो रियलिटी से दूर हो जाते हैं। वो जो सोचते हैं उनको वही अच्छा लगता है, जैसा कि आप मूवीज में देखते हैं, पेशेंट जो है हीरो या हीरोइन या कोई एक्टर है वो ड्रग्स ले लेता है, उसके बाद वो हेलुसिनेशंस में चला जाता है, तो उसके जो थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, अवेयरनेस है, वो सब अल्टर हो जाती है, जिसके वजह से जो उसका सेंसरी एक्सपीरियंसेस है वो सीन होता है कि वो रियल है कि या रियल नहीं है, उसके बीच में वो हो जाता है और उसको सब अच्छा ही लगने लगता है। तो ऐसी जो कंडीशंस होती हैं उसे हम लोग हेलुसिनेशंस बोलते हैं, और ऐसी जो कंपाउंड्स हैं जो कि हेलुसिनेशंस कॉज कराते हैं उसे हम लोग हेलुसिनोजेंस के नाम से जानते हैं। दो काफी इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं इसमें, एक है LSD जिसका नाम है लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलएमाइड, जिसे LSD के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसे ड्रग्स के रूप में फिल्मों में आप देखते हैं, और दूसरा है हमारा फाइसलोसाइबिन, जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट हेलुसिनोजेन के रूप में यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन पार्शियल एगोनिस्ट एंड इनवर्स एगोनिस्ट विद द एग्जांपल। आप दोनों को जानते हैं, पार्शियल एगोनिस्ट का मतलब है कि एगोनिस्ट जैसा इफेक्ट शो करेगा लेकिन कम शो करेगा एगोनिस्ट से, जो फुल एगोनिस्ट होता है उससे, और इनवर्स एगोनिस्ट जो होता है वो उसी रिसेप्टर पे बाइंड करता है, सेम एगोनिस्ट वाले रिसेप्टर पे, बट इनवर्स इफेक्ट शो करता है, यानी कि अपोजिट इफेक्ट जो है वो शो करता है। तो इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस है वो हम लोग देख लेते हैं। डेफिनेशन की बात करें, जैसा अभी मैंने बताया, पार्शियल एगोनिस्ट जो होता है वो जो ड्रग है वो जो बाइंड करती है रिसेप्टर पर, सेम रिसेप्टर पर, और एक्टिवेट भी करती है उसको, लेकिन पार्शियल एक्सटेंट में ही इफेक्ट जो है वो शो करती है, यानी थोड़ा बहुत ही इफेक्ट शो करती है। जबकि इनवर्स में जो है वो रिसेप्टर पर बाइंड करता है, उसको स्टेबलाइज करता है, इनएक्टिवेट करता है, कन्फर्म यूज करता है, जो इफेक्ट जो कि एगोनिस्ट के जस्ट अपोजिट होता है। एफिकेसी की बात करें तो पार्शियल एगोनिस्ट जो होता है वो लो एफिकेसी शो करता है, जबकि इनवर्स एगोनिस्ट जो होता है वो नेगेटिव एफिकेसी जो है वो शो करता है। एक्शन की बात करें कि ये रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं और लिमिटेड रिस्पॉन्स शो करते हैं, जबकि ये डीएक्टिवेट करता है रिसेप्टर को और निगेटिव रिस्पॉन्स जो है वो शो करता है अगेंस्ट द एगोनिस्ट। जब अगर एगोनिस्ट के प्रेजेंस में इन दोनों को दिया जाए तब क्या होता है, ये एक्ट करता है हमारा पार्शियल एगोनिस्ट एज अ कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, ब्लॉक करता है फुल एगोनिस्ट को फ्रॉम द बाइंडिंग एंड रिड्यूसिंग द ओवरऑल इफेक्ट। जबकि इनवर्स एगोनिस्ट जो होता है ये भी एक कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट के तरीके से काम करेगा और बाइंड करने से रोकेगा ड्रग को, जो हमारा एगोनिस्ट है उसको, और उसके इफेक्ट को भी रोकने का काम करेगा। एग्जाम्पल की बात करें तो ग्रुप एनोफ्रिन जो है वो पार्शियल एगोनिस्ट होती है, जबकि रेमोबार्बेंड जो होता है वो एक इनवर्स एगोनिस्ट के तरीके से काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज या नेक्स्ट पेपर इज दैट इज 2023-24 का पेपर, और इसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया था वो था
डिफाइन आइडोसिंक्रेसी एंड एलर्जी। आइडोसिंक्रेसी का मतलब होता है जब एक अनयूजुअल या एबनॉर्मल रिएक्शन जो एक ड्रग है जो कि जेनेटिकली डिटरमाइंड और अनप्रिडिक्टेबल होती है, यानी किसी व्यक्ति के किसी जीन के प्रेजेंस में या एब्सेंस में जनरली जो है वो देखने को मिलती है, यानी हर पेशेंट को देखने को नहीं मिलेगी। ऐसी कंडीशंस को हम लोग आइडोसिंक्रेसी के नाम से जानते हैं। जैसे कि एग्जांपल में ले सकते हैं आप, हीमोलाइसिस होता है प्राइमाक्विन के केस में इन द पेशेंट्स, ऐसे पेशेंट जिसमें G6PD डेफिशिएंसी जो है आपको देखने को मिलती है, ऐसे पेशेंट्स में हीमोलाइसिस जो है प्राइमाक्विन जो है वो कॉज करती है। बाकी पेशेंट्स में ऐसा कोई साइड इफेक्ट वो नहीं शो करती है। दूसरा हमारा एलर्जी है। एलर्जी को हम लोग हाइपर सेंसिटिविटी भी बोलते हैं। ये एक इम्यून मेडिएटेड रिस्पॉन्स होता है किसी ड्रग के प्रति, इंडिपेंडेंट ऑफ डोज, कि कितना डोज आप उसका दे रहे हैं, यानी थोड़ा बहुत डोज भी है तो भी उसमें एलर्जी जो है वो कंडीशन होती है, जिसमें रैशेस निकलते हैं, एनाफाइलेक्सिस से या अस्थमा है, खांसी आ रही है, वॉमिटिंग जैसी कंडीशन हो जा रही है या घबराहट हो रही है। ये सभी चीजें जो एलर्जी में होती हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे कि पेनिसिलिन एलर्जी। कुछ लोगों को मिल्क से, लैक्टोज वगैरह से भी एलर्जी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन एंजाइम इंडक्शन एंड इनहिबिशन। इंडक्शन का मतलब एक्टिवेट करना, इनहिबिशन का मतलब है उसको डीएक्टिवेट करना। तो इसका हम लोग डिफरेंसेस ले सकते हैं। पहले तो प्रोसेस की बात करें तो जो एंजाइम इंडक्शन होता है उसमें इंक्रीज होती है एक्टिविटी की या एक्सप्रेशन ऑफ जो ड्रग है जो कि मेटाबोलाइज एंजाइम होते हैं प्राइमरी इन द लीवर, जबकि एंजाइम इनहिबिशन में डिक्रीज होती है एक्टिविटी या एक्सप्रेशन ऑफ अ ड्रग मेटा एंजाइम। मैकेनिज्म की बात करें तो जो एंजाइम इंडक्शन होता है उसमें जो ड्रग है वो रिसेप्टर से बाइंड करती है, उसको स्टिमुलेट करती है और ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन करती है फॉर द इनकोडिंग ऑफ मेटाबॉलिक एंजाइम्स। जबकि एंजाइम इनहिबिशन में जो ड्रग होता है वो डायरेक्टली बाइंड करता है एंजाइम पर, उसके एक्टिव साइट पर या एलोस्टेरिक साइट पर जो अदर देन एक्टिव साइट्स हैं, या फिर इंटरफेयर करता है उसकी सिंथेसिस इत्यादि से। इफेक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म की बात करें तो जो मेटाबॉलिज्म है अदर ड्रग्स का वो एक्सेलरेट हो जाता है, वो ज्यादा ड्रग्स मेटाबोलाइज होती हैं क्योंकि सेम एंजाइम जो है वो एक्टिवेटेड है, और जो डिक्रीज ड्रग इफेक्ट जो है वो आपको देखने को मिलता है। इसका जस्ट अपोजिट होगा एंजाइम इनहिबिशन में, क्योंकि जो मेटाबॉलिज्म है अदर ड्रग्स की वो स्लो डाउन हो जाएगी क्योंकि एंजाइम जो है वो कम हो रहा है, और जो ड्रग्स के लेवल है वो इंक्रीज करेंगे और पोटेंशियल टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। एग्जाम्पल की बात करें तो फिनोबार्बिटल है वो इंड्यूस करता है एंजाइम CPY3A4 को, जबकि कीटोकनाजोल जो होता है वो इनहिबिट करता है इसी पर्टिकुलर एंजाइम को। ये एंजाइम बहुत सारे ड्रग्स के मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है लीवर के अंदर, तो कीटोकनाजोल इसको इनहिबिट करता है जबकि फिनोबार्बिटल इसको इंड्यूस करने का काम करता है। अगला प्रश्न है हमारा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। तो ये हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे से 2 बार डिस्कस कर लिया है, दोबारा से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। 18, 19 और 2022-23 के पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। इससे रिलेटेड प्रश्न कई बार पूछे गए, इसलिए आप इसको जरूर अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज अ क्लिनिकल ट्रायल ऑफ अ ड्रग, इट्स डिफरेंट फेजेस। क्लिनिकल ट्रायल के ऊपर भी हम लोगों ने एक प्रश्न किया था, बट फिर भी एक बार कर लेते हैं कि ये सिस्टमिक स्टडी होती है ह्यूमंस के अंदर ताकि इवैल्यूएट किया जाए सेफ्टी को, एफिकेसी को और जो फार्माकोकाइनेटिक्स है ड्रग्स को उसको समझने के लिए। इसका जो पर्पस होता है वो है कि जो कोई नया ट्रीटमेंट आप लेकर के आ रहे हैं, नई ड्रग आप लेके आ रहे हैं, वो सो सेफ हो, इफेक्टिव हो और उसका जो अप्रूवल होने वाला है डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडी से, उसके पहले हम लोग ये सारा काम कर लेते हैं। क्लिनिकल ट्रायल को हम लोग डिफरेंट फेजेस में बांट सकते हैं। जैसे 0 फेज की बात हम पहले किए थे, जो जिसको हम लोग माइक्रोडोजिंग बोलते हैं, जो कि प्रिलिमिनरी फार्माकोकाइनेटिक्स को जानने के लिए हम लोग करते हैं। फिर आता है फेज 1 जो कि फोकस होता है बेसिकली सेफ्टी पर। ये एक स्मॉल ग्रुप है और हेल्दी वॉलंटियर्स के ऊपर किया जाता है 20 से 100 लोगों के बीच में, जो कि ड्रग्स को रिसीव करते हैं और उसकी सेफ्टी के बारे में हम सब सारी जानकारी यहाँ पर इकट्ठा करते हैं। नेक्स्ट होता है फेज 2 जहाँ पर इफिकेसी और सेफ्टी दोनों देखी जाती है। ये लार्जर पेशेंट्स के ऊपर हम लोग करते हैं, हेल्दी ग्रुप में करते थे, और ये किसके ऊपर होगा, पेशेंट ग्रुप के ऊपर, कोई स्पेसिफिक डिसीज जिनके अंदर है 100 से 300 लोगों के ऊपर ये स्टडी जो है वो की जाती है। नेक्स्ट आता है फेज 3 जो कि इफेक्टिवनेस और साइड इफेक्ट्स को जो है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट्स के साथ कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे लार्ज डाइवर्स ग्रुप्स ऑफ पेशेंट्स हम लोग लेते हैं डिफरेंट एरियाज में। ये 1000 से 3000 लोगों के बीच में स्टडी करने के बाद फिर ड्रग का अप्रूवल के लिए दे दिया जाता है। एंड फिर आता है फेज 4 जो कि पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस होता है। यहाँ पर अगर ड्रग चली गई है मार्केट में, उसके बाद भी उसकी जो ड्रग की सेफ्टी है, एफिकेसी है, जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं, साइड इफेक्ट्स अगर कुछ और आ रहे हैं, तो रियल वर्ल्ड पॉपुलेशन में इसकी स्टडी लगातार चलती रहती है। और अगर कभी लगता है कि नहीं ये इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो वो ड्रग फिर वहाँ से भी उसकी स्टडी को करते हुए उसे वापस भी बुला लिया जाता है। तो उसे हम लोग बोलते हैं पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज व्हाट आर सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स, गिव टू एग्जांपल। तो सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स नाम से पता चला सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को मिमिक करने का काम करेंगे, यानी उनके जैसा इफेक्ट शो करने का काम करेंगे। ये ड्रग्स होते हैं जो कि मिमिक करते हैं इफेक्ट्स ऑफ द
पैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक्टिवेट करते हैं एडर्जिक रिसेप्टर्स को, जिसमें अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स दोनों होते हैं। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों तरीके से एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से फ्लाइट जो रिस्पॉन्स है वो जनरेट होता है, जो कि एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन जैसे ड्रग्स जनरली शो करते हैं। तो जो इनका इफेक्ट है वो इंक्रीज करता है हार्ट रेट, इंक्रीज करता है ब्लड प्रेशर, ब्रोंकोडायलेशन को इंक्रीज करता है, पेरिफेरल वैसोकंस्ट्रिक्शंस को भी इंक्रीज करने का काम करता है। एग्जांपल्स में आप एपिनेफ्रिन का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एड्रेनलिन भी हम लोग बोलते हैं, और सूडोएफ्रेडिन का भी एग्जांपल यहाँ पर ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज न्यूरो हार्मोनल ट्रांसमिशन। ये न्यूरो हार्मोनल ट्रांसमिशन का सिंपल सा मतलब है कि नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन जो है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन या इफेक्टर ऑर्गन की तरफ, जो कि मसल्स या ग्लैंड्स हो सकते हैं, वाया द रिलीज ऑफ अ केमिकल मैसेंजर, जैसे कि एसिटाइलकोलिन हो गया, एड्रेनलिन हो गया, नॉर एड्रेनलिन हो गया, ये सब। अब इनकी प्रेजेंस में ही इफेक्ट जो है वो अपने शो कराता है। इस प्रोसेस में जो फंडामेंटल बेसिस है कम्युनिकेशन विद इन द नर्वस सिस्टम, वो हमको देखने को मिलती है। स्टेप्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले एक न्यूरोट्रांसमीटर की सिंथेसिस होती है, जैसा कि हम लोगों ने देखा था एड्रेनलिन की सिंथेसिस को, और फिर वो स्टोर होता है वेसिकल्स में, फिर रिलीज होता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, फिर रिसेप्टर पर बाइंड करता है, अपना इफेक्ट शो करता है, और जब काम हो जाता है उसके बाद उसका टर्मिनेशन होता है, क्योंकि जो न्यूरोट्रांसमीटर था उसका हम लोग क्या करते हैं, रीअपटेक कर लेते हैं, या फिर उसका डिग्रेडेशन देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, जैसे कि एसिटाइलकोलिन होता है इन द कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट द ड्रग यूज इन द प्री एनेस्थेटिक्स। अब प्री एनेस्थेटिक्स पे हम लोग काफी सारी बात कर ली कि ये एनेस्थीसिया से पहले हम लोग देते हैं एंजाइटी को रोकने के लिए, सेडेशन को करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए पेन को, सिक्रीशंस को, और जो साइड इफेक्ट्स हैं उनको रोकने के लिए। अब इसमें कौन कौन सी ड्रग्स हम दे सकते हैं, तो ये एक कंप्लीट आंसर है, बट ये क्वेश्चन क्योंकि बाद में आया इसीलिए हम रिपीटेड क्वेश्चन तो है, लेकिन अब यहाँ पर सही से आंसर आप कर पा रहे हैं। तो इसमें काफी सारी ड्रग्स हैं, जैसे बेंजोडाइजापीन्स हम लोग सबसे पहले देते हैं, जो एंजाइटी को कम करती है और एमनीशिया को कॉज करती है, नींद लाने की प्रक्रिया शुरू करती है, जिसमें एग्जांपल है मिडाजोलाम है, डाइजापाम है, लोडिज़ेपाम है, ये सभी ड्रग। नेक्स्ट है ओपियाइड्स, जो कि हम लोग पेन अगर कोई व्यक्ति है तो उसको एनाल्जेसिया कॉज करने के लिए ड्रग्स दे सकते हैं, जिसमें फेंटाइल है, मॉर्फिन है, मर्फेडीन है, एटीसी। नेक्स्ट है एंटीकोलिनर्जिक्स, जो कि रिड्यूस करते हैं सलाइवरी और ब्रोंकियल सिक्रीशंस को, और ब्रैडीकार्डिया को प्रिवेंट करने का काम करते हैं, जैसे एट्रोपिन है और ग्लाइकोपाइरोलेट है। नेक्स्ट है हमारा S2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एंड प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, जो कि गैस्ट्रिक एसिडिटी को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, उसके वॉल्यूम और एसिडिटी को कम करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, और प्रिवेंट करते हैं एस्पायरेशन एंड न्यूमोनाइटिस के लिए। तो इसमें एग्जांपल ले सकते हैं आप रेनिटिडीन का और ओमेप्राजोल का। लास्ट है हमारा एंटीएमेटिक्स, जो कि नोजिया और वोमिटिंग को रोकने के काम में आती है, एग्जाम्पल में ओडेंसोन है और मेटोक्लोप्रामाइड है। ये दोनों ड्रग्स जो हैं वो हम लोग एंटीएमेटिक के तरीके से यूज करते हैं। तो ये सभी ड्रग्स जो हैं वो प्री एनेस्थेटिक्स के तरीके से यूज की जाती है जनरल एनेस्थीसिया देने से पहले। अगला प्रश्न हमारा, व्हाट आर द सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट, गिव टू एग्जांपल। सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट जो होती हैं वो ये ड्रग्स हैं जो कि रिड्यूस करते हैं मसल्स स्पैल्स को, और जो स्पेसिसिटी यानी जो मरोड़ हो रही है, दर्द उठ रहा है, उसको बाय एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, डायरेक्टली मसल्स पर काम नहीं करते, सीधे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ही काम करते हैं, ताकि पेन का जो मरोड़ उठ रही है वो कम हो जाए। इसका काम कैसे करने का तरीका है कि ये डिप्रेस करते हैं सीएनएस को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करते हैं, और जो खास करके जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको डिप्रेस करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से जो हाइपर एक्टिव रिफ्लेक्सेस हैं जो कि मसल स्पैज्म को कॉज कर रहे हैं वो इनहिबिट हो जाए। ये कॉमनली यूज किए जाते हैं काफी सारे कंडीशन, जैसे बैक पेन है, मसल स्ट्रेन्स हैं, या फिर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, उसको जो कि स्पाज्म काज करते हैं, उन सभी को ट्रीट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। एग्जाम्पल में आप डाइजापाम के ले सकते हैं, साइक्लोबेंजापिरिन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये दोनों जो ड्रग्स हैं वो सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट के तरीके से यूज की जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, गिव द रैशनल ऑफ गिविंग कार्बिडोपा अलोंग द लेविडोपा। ये दोनों ही काफी अच्छे ड्रग्स हैं। लेविडोपा आप जानते हो कि डोपामीन का लेवल बढ़ाने के लिए ड्रग का प्रयोग किया जाता है, बट ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती, क्योंकि देयर इज एन एंजाइम जो कि इसको क्या करता है, तोड़ देता है। तो जो इन दोनों ड्रग्स को अगर एक साथ लिया जाए तो लीवोडोपा का जो अमाउंट है ब्रेन में वो पहुंचाने का या उसको बढ़ाने का काम होता है। अब ये पार्किंसन डिसीज के ट्रीटमेंट में जनरली हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो जो डोपामीन की डेफिशिएंसी होती है पार्किंसन डिसीज में, उसको पूरा करने के लिए हम लोग लिवोडोपा देते हैं, लेकिन जो लिवोडोपा है वो मेटाबोलाइज हो जाती है पेरिफेरल टिश्यूज के अंदर आउटसाइड द ब्रेन बाय द एंजाइम विच इज नोन एज डोपा डीकार्बोक्सिलेज। अब डोपा डीकार्बोक्सिलेज को इनहिबिट करने का काम करती है हमारी कार्बिडोपा,
और कार्बिडोपा जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती, तो हम कार्बिडोपा दे देते हैं लीविडोपा के साथ, तो वो डोपा डीकार्बोक्सिलेज को डीएक्टिवेट करके, इसको इनहिबिट करके डोपा जो लीवोडोपा है उसका ब्रेकडाउन जो है वो कम कर देती है, जिसकी वजह से लीवोडोपा का जो क्या नाम है क्वांटिटी है ब्रेन के अंदर वो बढ़ती है और पार्किंसंस में आराम पहुंचता है। और लीवोडोपा का जो ब्लॉक मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसको ब्लॉक करके कार्बिडोपा उसके लेवल्स को बढ़ाने का काम करती है, इसीलिए दोनों ड्रग्स को एक साथ दिया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडे सेशन इज व्हाट आर एंटीमैनिक्स, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ एंटीमैनिक ड्रग्स। मैनिक का मतलब होता है जब कोई पेशेंट जो है वो ओवर एक्साइटेड हो जाए और वो ऐसे एपिसोड्स, उसके मेनिया के एपिसोड्स जो कि बाइपोलर डिसऑर्डर्स में हमको देखने को मिलता है, जिसमें उसका मूड स्विंग्स करता है, एलिवेटेड मूड हो जाता है, एनर्जी बढ़ जाती है, एक्टिविटी बढ़ जाती है, नींद नहीं आ रही होती है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग एंटीमैनिक ड्रग्स देते हैं जो कि मूड स्टेबलाइजर्स के रूप में भी जाने जाते हैं। ये ड्रग्स जो होती हैं वो मूड स्विंग्स को स्टेबलाइज करती हैं, जो सीवियरिटी है और जो फ्रीक्वेंसी है मैनिक एपिसोड्स की उनको रिड्यूस करने का काम करती हैं, और सम केसेस में डिप्रेसिव एपिसोड्स को भी लाती हैं, यानी कि पेशेंट को शांत करने का काम करती हैं, हाइपर एक्टिव जो पेशेंट है उसको। अब इसमें एग्जांपल में आप ले सकते हैं एंटीमैनिक ड्रग्स में लिथियम का और वैल्पेरिक एसिड या फिर वैल्पोरेट का, तो ये ड्रग्स जो हैं वो एंटीमैनिक ड्रग्स के तरीके से यूज करते हैं। तो ये हो गया आज का हमारा सेशन, जहां पे हमने पिछले 5 साल के फार्माकोलॉजी फर्स्ट BP404T जो आपका कोर्स कोड है उस सब्जेक्ट के सभी 5 साल के क्वेश्चन पेपर को हमने यहाँ पे सॉल्व किया, उसके एक्सप्लेनेशन को भी आपके सामने रखा। कितना आंसर लिखना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो कितना लिखना है, बढ़ा भी सकते हैं, तो इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको 7 नंबर में भी मिल सकते हैं, तो उसको और अच्छे से एक्सप्लेन आप कर सकते हो एग्जाम्पल्स के साथ। और आंसर आप देख भी रहे हैं, कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कुछ क्वेश्चन पे बेस कुछ क्वेश्चन बनते हैं, तो इससे कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड प्रश्न आपको इस वर्ष भी मिल सकते हैं। आप अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। मॉडल क्वेश्चन पेपर वगैरह जो है वो भी हमने पिछली बार बनाया था, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो क्योंकि 2 मॉडल क्वेश्चन पेपर बनाया था तो उसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और वो इस साल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो उसको आपको प्रैक्टिस करने के लिए और उस पर रिलेटेड जो प्रश्न आने वाले हैं उसकी प्रैक्टिस भी आप आराम से आज कर सकते हैं एग्जाम से पहले, तो आप इसको जरूर कर लीजिएगा। वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे और सारे वीडियो देखने के लिए काफ़ी सारे सब्जेक्ट, जैसे फार्माकोलॉजी तो हम लोगों ने नहीं पढ़ाई थी, लेकिन काफ़ी सारे सब्जेक्ट जो है वो इस सेमेस्टर के या आगे आने वाले सेमेस्टर्स के, वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल के जो प्लेलिस्ट है यहाँ पे, इस प्लेलिस्ट पे आप जाइएगा ना तो आपको सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट मिल जाती है, जिसमें आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। उनके जो पीडीएफ्स हैं, जो आपको नोट्स चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। फेसबुक पेज और फेसबुक चैनल पे भी हम लोग ये सभी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं। आप हमारा ऐप भी देख सकते हैं जो कि प्ले स्टोर पर डॉक्टर PKS डॉक्टर MPS क्लासेस के नाम से आपको मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भी कमेंट्स हैं, कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं।